वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइस, आज जो मैं सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ वो एक वेम्पायर सीरीज है। हम सभी को पता है कि वेम्पायर्स के कुछ रूल्स बिल्कुल कॉमन है, जैसे कि वो दिन में नहीं निकल सकते हैं, अगर वो दिन में निकले तो जल जाएंगे। उन्हें खून पीने की बहुत ज्यादा तलब होती है, जैसे कि वो जानवरों का पिए चाहे इंसान का पिए। लेकिन इसके बीच में भी कई सारी ऐसी चीजें जो कि वेम्पायर्स को बहुत ज्यादा स्पेशल बनाती है, जैसे कि एक हाइब्रिड होना, इसी के साथ में हीलिंग पावर होना, वेम्पायर्स की कम्युनिटी के अंदर ही पॉलिटिक्स होना। तो बहुत सारी ऐसी अमेजिंग चीजों के साथ ही ये एक सीरीज आई है जिसका नाम वेम्पायर है। हालांकि 2020 के अंदर आई थी सीजन 1। इसका टोटल एक ही सीजन है, 6 एपिसोड है। नेटफ्लिक्स के अंदर अवेलेबल है, लैंग्वेज अलग है और काफी ज्यादा अंडररेटेड है, बट बहुत अमेजिंग स्टोरी है, मतलब मजा ही आ जाएगा देख के। तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए आज हम सभी चलते हैं वेम्पायर सीजन 1 की एपिसोड 1 में। स्टार्टिंग में नरेटर हमें सबसे एक ही इंपॉर्टेंट चीज बताता है कि बाकी सारे वेम्पायर्स कम्युनिटी के अंदर आते हैं, लेकिन एक फैमिली ऐसी है जो कि अपने आप को इस कम्युनिटी से बहुत दूर रखती है। अब इस कम्युनिटी के कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। अब ये कम्युनिटी क्या होती है, इसके क्या रूल्स है, ये सब हमें धीरे धीरे आगे पता चलता जाएगा। 2003 पेरिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक छोटा बच्चा है और उसके कान पे उसकी माँ उसे हेडफोन्स पहना देती है। इस बच्चे का नाम आंद्रे है, इसकी माँ का नाम मार्था है। मार्था जो कि एक बहुत ही गजब वाली वेम्पायर है, वो अपनी कम्युनिटी के लीडर के पास में आती है जिसका नाम सीलिया है और उसके ऊपर बहुत गंदा वाला अटैक करती है, ये कहकर कि मेरा पति कहाँ पर है, साफ साफ बता दे। अब सीलिया को नहीं पता था कि आखिर मार्था का पति कहाँ पर है, तो इन दोनों के बीच में बहुत गंदा वाला झगड़ा हो जाता है। मार्था इस पूरे ऑफिस के पर्दे हटा देती है, जैसे कि वेम्पायर जो कि वो जल जाते हैं। तो सीलिया इस धूप के अंदर नहीं रह पाती और उसका पूरा चेहरा जल जाता है। यहाँ पे मार्था के ऊपर भी अटैक हो जाता है और इस वक्त मार्था प्रेग्नेंट थी, तो वो अपने बेटे आंद्रे को लेकर इस वक्त तो यहाँ से भाग जाती है, जिसके बाद कहानी सीधा 17 साल आगे निकल जाती है। मार्था जो प्रेग्नेंट थी उससे उसे ये बच्ची हुई। इस बच्ची का नाम डॉयना है। अब डॉयना जो कि एक वेम्पायर की बेटी है, तो ऑब्वियसली बात है उसके पास कोई भी सर्टिफिकेट्स, कोई भी प्रूफ, कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट नहीं होता है। इसी चक्कर में उसे बार बार में स्कूल चेंज करनी पड़ती है और इसी के साथ में वो अपने पेरेंट्स को भी नहीं लेके आ सकती क्योंकि उसकी माँ वेम्पायर है, धूप में वो आ नहीं सकती। तो बेचारी डॉयना अकेली ही बैठी थी और खुद के पेपर्स के बारे में बात कर रही थी। जिसके बाद डॉयना को देखते हैं हम कि घर की तरफ वो जा रही थी। तो यहाँ पे सबसे अमेजिंग बात ये है कि बाकी सारे वेम्पायर्स तो जल जाएंगे अगर वो इस तरीके की धूप में निकलेंगे, लेकिन डॉयना इज अ स्पेशल, वो एक हाइब्रिड लड़की है, यानी कि आधी वेम्पायर आधी इंसान, तो वो धूप में आ जा सकती है। हम उसके घर की तरफ देखते हैं जो कि बहुत ही अबेंडेंट सी जगह पे एकदम छुपा हुआ एकदम अंधेरा घर था, लेकिन तभी कोई लड़का आता है जो कि उसे एक लेटर देके जाता है। डॉयना डरी हुई थी लेकिन फिर भी अपने घर की तरफ जाती है, जहाँ पे हम आंद्रे को देखते हैं। ये आंद्रे वही बच्चा है जिसे हमने स्टार्टिंग के अंदर देखा था। साथ ही में मार्था को देखते हैं। मार्था एक प्रॉपर वेम्पायर है, तो उसे ब्लड की जरूरत रहती है। मार्था अपने बच्चों के लिए वेम्पायर्स ना बनने की पिल्स बनाती है, जो कि उन्हें वेम्पायर्स नहीं बनने देता, क्योंकि आंद्रे और डॉयना दोनों ही हाइब्रिड बच्चे हैं। ये दोनों ही आधे इंसान है और उजाले में रोशनी के अंदर बाहर जा सकते हैं। तभी यहाँ पे मार्था को डॉयना अपना वही लेटर देती है जो कि उसे अभी अभी कोई देकर गया था, और डॉयना कहती है कि मुझे लगा नहीं था कि वो वापस आएगी। इसका मतलब है कि मार्था जिसे जलाकर आई थी कम्युनिटी की एक मेंबर सीलिया, उसी का लेटर आया था कि इन सबको वापस से कम्युनिटी के अंदर एंटर होना पड़ेगा, तो इस पूरी फैमिली को सीलिया से मिलने के लिए जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मार्था कहती है कि इस चीज के लिए मैं अकेली ही जाऊंगी, और डॉयना को वो अपनी पिल्स लेने के लिए कहती है। हम यहाँ पे देखते हैं कि आंद्रे को जो पिल्स दी जाती है वो लेता नहीं है बल्कि उसे फ्लश कर देता है। अब हम यहाँ पे मार्था के 2 और बच्चों को देखते हैं। ये दोनों ही बुचर शॉप के अंदर काम करते हैं। जैसे फॉरेन के अंदर नॉनवेज बनना तो बहुत कॉमन चीज है, तो उनकी फैक्ट्रीज भी रात के अंदर ही चला करती है और बहुत बड़े स्केल पे चलती है। तो यहाँ पे जो लड़का है इसका नाम रेड है और जो लड़की है उसका नाम इरीना है। ये दोनों ही वेम्पायर्स है, दिन में बाहर नहीं निकल सकते, इसी चक्कर के अंदर रात में इन्हें जो काम मिलता है वही काम करते हैं। मार्था दोनों के ऊपर चिल्लाती है और पूछती है कि आखिर तुम लोगों में से सीलिया से मिलने के लिए कौन गया था, जहाँ पे ये इरीना कहती है कि वही मिलने के लिए गई थी, क्योंकि उसकी शक्ल जो की है वो दिखती 30 साल की है लेकिन पैदा वो 1960 में हुई थी। तो ऑब्वियसली बात है उसे पेपर्स की जरूरत है और बार बार के अंदर ये अपने पेपर्स को रिन्यू नहीं करा सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कम्युनिटी की, तो अगर ये कम्युनिटी के अंदर होते हैं तो इन्हें हर तरीके के लीगल पेपर्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं, जिससे कि कहीं पे भी जॉब कर सकते हैं। डिसएडवांटेज भी है कि कम्युनिटी से आपको बहुत ज्यादा लॉयल रहना पड़ेगा, आप कहीं इधर उधर जा नहीं सकते, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। और मार्था चाहती थी कि उसके सारे बच्चों के ऊपर ये चीज फॉलो ना हो। 2 वेम्पायर है तो दोनों के ऊपर फॉलो हो, लेकिन बाकी के जो 2 बच्चे हैं उनके ऊपर ये चीजें फॉलो ना हो। तो मार्था कहती है कि आज के बाद अगर तुम दोनों में से किसी ने भी सीलिया की कम्युनिटी के अंदर बात करने की कोशिश करी तो तुम दोनों मेरे बच्चे नहीं रहोगे, मुझे तुमसे कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं रखना है। जिसके बाद में हम आंद्रे को देखते हैं जो कि अपनी मॉम के रूम के अंदर कोई चीजें तलाश रहा था, कुछ चीजें ढूंढ रहा था। तभी उसे डस्टबिन के अंदर वही लेटर मिल जाता है जो कि इनविटेशन लेटर था, और उसे पता चल जाता है कि आखिर उसकी मॉम को कहाँ पे जाना है। यहाँ पे हम डॉयना को देखते हैं जो कि घर की तरफ वापस आ रही थी, जो कि अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जा रही थी, लेकिन तभी उसे लगता है कि लिफ्ट के अंदर कोई उसका पीछा कर रहा है बहुत बुरी तरीके से, लेकिन लिफ्ट में कोई भी नहीं था। तभी उसका फ्रेंड मोजी उसे ले आता है। टेरेस पे काफी सारे दोस्त वगैरह बैठे थे और डॉयना को एक लड़का बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है जिसका नाम नसैर है। वो उसका टी शर्ट स्मेल करने लगती है क्योंकि वो एक वेम्पायर है तो उसकी स्मेल पावर बहुत ज्यादा है, और तभी उसे सब मिलकर पीने के लिए फोर्स करते हैं। डॉयना जो
जो कि एक वेम्पायर है और शायद उसे अल्कोहल एडजस्ट नहीं होती है, फिर भी उसने काफी ज्यादा पी ली और उसके बाद में उल्टियां भी कर दी। इस चक्कर के अंदर वो काफी ज्यादा नशे में हो गई। घर आती है तो उसकी माँ और उसका भाई उसे संभालते हैं और ये भी कहते हैं कि तुमने पिल्स को निकाल दिया होगा। जहाँ पर अब डोइना को वापस से पिल्स वगैरह देने के लिए उसकी माँ आती है तो डोइना चिल्लाने लगती है कि मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है, मेरी पूरी बॉडी पे रैशेस होते जा रहे हैं, मैं बाकियों की जैसे नॉर्मल नहीं हूँ। जहाँ पे मार्था उसे समझाती है कि तुमसे ज्यादा लकी लड़की और कोई है ही नहीं, तुम देखो मेरी और मेरे बच्चों की हालत क्या है। यानी कि मार्था और जो उसके बाकी के भाई बहन है उसकी हालत कितनी बुरी है। ये लोग सनलाइट में नहीं जा सकते, कहीं पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते, कहीं काम नहीं कर सकते, जबकि डोइना एकदम नॉर्मल लड़की है। वो धूप में भी जा सकती है, बाहर बाकियों लोगों के जैसे घूम फिर भी सकती है और अगर ऐसा वो तभी कर पाएगी जब वो अपनी दवाइयाँ लेती रहेगी। तो इसी चक्कर में मार्था अपनी बेटी को वापस से वही दवाइयाँ खिला के चली जाती है और खुद सोच भी पड़ जाती है कि आखिर अब अगर उसे सीलिया से मिलने के लिए जाना है तो वो क्या बात करेगी। यहाँ पे अगले दिन हम डोइना को देखते हैं जिससे मिलने के लिए उसका भाई आता है आंद्रे और उसे समझाता है कि एक बार की बात है वो अपने फादर को ढूंढने के लिए कहीं पे गया था, उसके फादर उसे नहीं मिले थे और साथ ही में उसकी पिल्स भी उसके पास नहीं थी। लेकिन उस दिन के बाद से आंद्रे ने उन पिल्स को ली ही नहीं। ना तो उसके बाद उसे एंटी एजिंग हुआ, मतलब कि वो बूढ़ा नहीं दिखने लगा, ना ही उसकी स्किन जलने लगी, ना ही उसे कोई वीक फील होने लगा, उसे कुछ भी नहीं हुआ, वो बिल्कुल नॉर्मल है। और डोइना भी अगर ऐसा ही करेगी, अपनी दवाइयां नहीं लेगी तो वो भी नॉर्मल ही रहेगी, ना तो वो बूढ़ी दिखेगी ना ही वो जलेगी, बल्कि सब कुछ ठीक रहेगा। ये बस फालतू की बात है, इसकी माँ का एक फितूर है कि अगर ये दवाइयां लेंगे तो ठीक रहेंगे। तो ये चीज कहीं ना कहीं डोइना के दिमाग में आ जाती है और इस बार जब वो तैयार होती है कॉलेज जाने के लिए तो अपनी दवाइयों को नहीं लेके बल्कि फेंक के चली जाती है, एक टॉय के अंदर छुपा देती है। या मार्था कंटिन्यूअसली अपने बच्चों के लिए दवाइयां बनाती ही रहती है ताकि वो वेम्पायर में ना बदले। दूसरी तरफ डोइना स्कूल के अंदर जाके बस चीजें देख ही रही थी कि कहीं उसे कुछ हो तो ना जाए। लेकिन इन दवाइयों को छोड़ने से डोइना को काफी ज्यादा परेशानियां होने लगी, बहुत ज्यादा बेचैनी होने लगी। हर वक्त वो बहुत ज्यादा बेचैन रहने लगी क्योंकि दवाइयां तो ले नहीं रही थी। उसे लगा कि शायद वो कहीं वेम्पायर न बन जाए, तो अपने दांतों को चेक करती रहती थी, अपनी घबराहट को चेक करती रहती थी। लेकिन जब उसने अपने हाथ देखे तो वो बिल्कुल भी जल नहीं रहे थे, वो एकदम आराम से धूप के अंदर बैठी थी और इवन उसके रैशेस भी खत्म हो गए थे। तो डोइना को तो मजे आ गए थे कि चलो उसके साथ जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। इवन उसकी पावर भी बूस्ट अप हो गई थी। जब वो जिम के अंदर थी अपने स्कूल की प्ले वाले एरिया के अंदर, तो वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से जिम्नास्टिक करती है। इवन एक लड़की जो कि उसे बहुत ज्यादा बुली करती है उसे मिला के चौंटा भी दे देती है। अब यहाँ पे माहौल थोड़ा खराब हो गया था तो डोइना हैंड टू हैंड निकल गई थी क्योंकि किसी को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि आखिर कोई नॉर्मल लड़की इतना खतरनाक जिम्नास्टिक कैसे कर सकती है। तभी नसैर, जिसके पैर में थोड़ा सा डिफेक्ट था, वो खुद डोइना से मिलने के लिए आता है। हालांकि डोइना नसैर को पसंद करती थी लेकिन कभी बात नहीं कर पाई। ये पहली बार था जब डोइना को इंसानों की स्मेल आने लगी और बहुत जोर से आने लगी। कहीं ना कहीं वो नसैर की बातों के अंदर से खोती जा रही थी कि बस वो उसे कहीं बाइट ना कर ले। तभी नसैर उसे कहता है कि तुम तो बहुत बड़ी मॉन्स्टर हो और इसी के साथ में क्वीन भी लगती हो, ऐसा तो नहीं कि तुम मॉन्स्टर्स की क्वीन हो। कल हम लोग सब पूल पार्टी के अंदर जाने वाले हैं और तुम्हें भी आना है। और डोइना बस हाँ कह के निकल जाती है। यहाँ पे हम घर का सीन देखते हैं। रेड और इरीना हमेशा से ब्लड इकट्ठा करके लाते थे अपनी माँ के लिए, अपनी माँ को देते हैं। अब यहाँ पे इरीना कहती है वापस से डॉक्यूमेंट्स के लिए, तो कहीं ना कहीं मार्था भड़क जाती है और कहती है कि मुझसे फालतू की बात मत करो, मैं तुम लोगों की माँ हूँ तो मैं देखूंगी कि आखिर मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तुम्हें अगर अपने रूल्स रेगुलेशन बनाने तो जाके अपना फैमिली बनाओ। यहाँ पे डोइना बैठी थी और अपने डॉगी के साथ में खेल रही थी। तभी इरीना और रेड शिकार करने के लिए जाने वाले थे तो डोइना भी कहती है कि क्या मैं भी तुम लोगों के साथ चलूं, और ये इसे अपने साथ ले जाते हैं। इरीना और रेड दोनों ही एक जू के अंदर जाते हैं जो कि इस वक्त बंद पड़ा था और जानवरों को देखने लगते हैं। डोइना भी अलग अलग जानवरों को देख रही थी। अब जैसा कि डोइना ने अपनी दवाइयां लेनी बंद कर दी थी तो अब जाके उसे कहीं ना कहीं खून की तलब होने लग जाती है। वो देखती है अपने दोनों भाई बहनों को कि वो दोनों कैसे जानवरों को मार रहे हैं और उनका खून पी रहे हैं और गलती से उसके हाथ के अंदर एक हिरन लग जाता है। एक डियर पास में खड़ा था और उसके अंदर से ब्लड निकल रहा था। डोइना उसी के ऊपर हाथ रख देती है और उसका पूरा का पूरा हाथ ब्लड से भर जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि वो उसे स्मेल करे, उसे पी जाए, उसे काटे, करे तो करे क्या। और तभी उसके भाई बहन उसे बुला लेते हैं। वो अपने हाथों को छुपाकर वहां से निकल जाती है लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि आखिर उसे खून की इतनी तलब क्यों हो रही है। जिसके बाद हम मार्था को देखते हैं जो कि दिन के उजाले में काफी ज्यादा कवर होकर अपने बेटे के साथ में सीलिया के घर पे जाने के लिए निकल जाती है। वो अपने बेटे से रास्ते में बात कर रही थी कि आखिर उसका बेटा काफी ज्यादा स्पेशल है, उसके पास में डॉक्यूमेंट्स है, वो ही है जो कि फैमिली के अंदर लीगली एग्जिस्ट करता है, तो वो कोई नशे पत्ते की चीजें ना करे बल्कि कोई अच्छा काम करे। यहाँ पे जो आंद्रे था वो अपनी माँ को कहता है मुझे अच्छे तरीके से पता है कि आप सीलिया से बात करने के लिए जाने वाले हो, हमारी कम्युनिटी के समन के बारे में बात करने के लिए जाने वाले हो, आप वहाँ पे अकेले नहीं जाओगे, मैं भी जाऊंगा। तो यहाँ पे मार्था अपने बेटे को रोक देती है कि कोई जरूरत नहीं है, आखिरी बार उनसे बात करने के लिए तुम्हारा बाप गया था और वो वापस जिंदा नहीं आया था। तो आंद्रे कहता है कि आपने तो कहा था कि हमारे फादर कहीं और मरे हैं। तो यहाँ पे मार्था कहती है तुम इन चीजों से बहुत दूर रहो, मैंने हमेशा तुम लोगों को बचाने की कोशिश करी है, तो अच्छा होगा कि जितना दूर रहोगे। जिसके बाद में हम यहाँ पे डोइना को देखते हैं। वो अपने दोस्तों के साथ में स्कूल के अंदर ही जो स्विमिंग पूल था उसके अंदर जाती है। हालांकि रात के अंदर वो बंद होता है तो ये लोग ताला वाला तोड़ के अंदर घुस जाते हैं और सारे के सारे पानी के अंदर जंप कर जाते हैं। अब यहाँ पे डोइना जब दवाइयां नहीं ले रही थी तो वो कहीं ना कहीं वेम्पायर बनना भी उसका एक्टिवेट हो रहा था। जिसके बाद हम मार्था को देखते हैं जो कि सीलिया से मिलने के लिए आई थी। यहाँ पे सीलिया और उसके बेटे की एक बड़ी सी पोर्ट्रेट लगी हुई थी। सीलिया आती है जिसका ऑलमोस्ट आधा चेहरा जला हुआ था। 17 साल पुरानी बात थी क्योंकि मार्था ने उसका चेहरा जला दिया था। सीलिया मार्था को अपने पास बुलाती है कि आओ जरा बैठो, टच करो, हम बात वगैरह करते हैं। अब सीलिया के पास में लेटर आया था इरीना का, तो यहाँ पे सीलिया कहती है कि तुम पांचों को एक साथ में आना था। अब यहाँ पे मार्था कहती है कि देख मेरे
दो बच्चे बिल्कुल नॉर्मल है, उन दोनों को हमारी कम्युनिटी से दूर रख, मैं भी कम्युनिटी से दूर रहूंगी, तुझे अगर मेरे 2 बच्चे लेने तो तू ले ले। इरीना और रेड को काम दे, उन्हें अच्छे से डॉक्यूमेंट दे दे, वो पूरी कम्युनिटी की बात मानेंगे। लेकिन यहाँ पे सीलिया का कहना था कि तेरे जो 2 बच्चे हैं वो हाइब्रिड है और वो किसी भी तरीके से वेम्पायर हो सकते हैं। लेकिन मार्था बार बार में कहती है कि नहीं, वो नॉर्मल इंसान के बच्चे हैं, वो इंसान ही है, उनके अंदर कोई भी वेम्पायर वाला गुण नहीं है, वो हो ही नहीं सकते हैं। अब सेम टाइम पे हम यहाँ आंद्रे को भी देखते हैं जो कि अपनी माँ का इंतजार कर रहा था और तभी सीलिया का बेटा जिसका नाम लेडिस्ले है वो मिलने के लिए आता है और आंद्रे को अपने घर के अंदर इन्वाइट करता है। दूसरी तरफ सीलिया यहाँ पे मार्था को कंटिन्यूअसली बस यही फोर्स कर रही थी कि अगर कम्युनिटी में आएंगे तो सारे लोग एक साथ में आएंगे, यानी कि पांचों के पांचों कम्युनिटी के रूल्स फॉलो करेंगे, ऐसे आधे आधे नहीं होंगे। लेकिन मार्था कहती है कि देख, ऐसी चीजें मत कर, मैं इन चीजों को नहीं कर पाऊंगी, मेरे बच्चे वेम्पायर्स के रूल फॉलो नहीं करेंगे। जिसके बाद में सीन डॉयना के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। अब वो यहाँ पे नसैर के साथ में मस्त स्विमिंग कर रही थी, कहीं ना कहीं नसैर उसको अच्छा भी लगता था और उसके लिए वो बहुत ज्यादा फील करने लग गई। इसी वक्त यहाँ पे पुलिस वाले आ जाते हैं, गार्ड्स आ जाते हैं, तो इन दोनों को भागना पड़ता है। ये दोनों एक जगह पे छुप जाते हैं और काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। इसी चक्कर के अंदर इंटीमेट होना शुरू करते हैं। अब यहाँ पे डॉयना इंसानों की स्मेल को बर्दाश्त नहीं कर पाती, वो अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी खून पीने से और गलती से वो नसैर को बाइट कर देती है बहुत गंदा वाला और उसका खून पी जाती है और एकदम से रुक जाती है क्योंकि यहाँ पे पुलिस वाले गार्ड वगैरह आ गए थे। और हम यहाँ पे देखते हैं कि डॉयना नॉर्मल इंसान नहीं है बल्कि वो भी एक वेम्पायर ही है, हाइब्रिड वेम्पायर। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से सेकंड एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा। वेम्पायर के एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि डॉयना ने जस्ट अभी नसैर को बाइट किया था। उसके बाद वहाँ पे गार्ड्स आ गए थे, पुलिस आ गए थे, तो इन लोगों को यहाँ से भागना पड़ा था। डॉयना से एक लड़की बहुत ज्यादा चिढ़ती थी, इसी चक्कर में उसके कपड़े, फोन सब कुछ इधर उधर फेंक दिए थे। डॉयना को जो मिला था उसने वही शर्ट जैकेट पहन के इधर उधर भागने लगती है। कुछ लड़के उसे परेशान करने लगते हैं, लेकिन डॉयना ने कह सकते हैं कि इंसान का खून अब टेस्ट कर लिया था, पी लिया था और अब वो ऑलमोस्ट वेम्पायर के अंदर म्यूटेट होना शुरू हो गई थी। तो उसकी पावर्स भी बढ़ती जा रही थी। जो लोग उसे छेड़ रहे थे डॉयना उसे उठा के फेंक देती है, मतलब काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी। यहाँ पे हम मार्था को देखते हैं जो कि अब तक सीलिया के घर से आ चुकी थी, तो उसे कहीं ना कहीं डर था कि अब उसकी बेटी को ये लोग पकड़ने के लिए आएंगे क्योंकि दोनों बच्चों को ही पकड़ेंगे। तो वो डॉयना को कॉल करती है और कहती है कि जल्द से जल्द अपने घर पे आओ। डॉयना का कॉल लगता नहीं, बस वॉइस मिल जाता है। तो डॉयना के कमरे के अंदर ही बैठी थी मार्था और उसे पता चलता है कि उसकी बेटी अब पिल्स नहीं लेती है और उसने सारी की सारी पिल्स एक टॉय के अंदर छुपा रखी है। अब तक डॉयना भी अपने घर पे पहुंच चुकी थी और मार्था जैसे अपनी बेटी को टच करती है उसका चेहरा देखती है खून से भरा हुआ था, साथ ही में वो बहुत ज्यादा पैनिक दिख रही है और मार्था जैसे उसे स्मेल करती है तो उसे पता चल जाता है कि उसने कुछ तो गड़बड़ करी है। और डॉयना खुद भी कह रही है कि उसे नहीं पता कि उसके साथ में क्या हो रहा है। हमें यहाँ पे वापस से पास्ट का सीन दिखाया जाता है, बचपन का, कि आंद्रे अपने इसी घर के अंदर खड़ा है और वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है कि आंद्रे अपनी माँ को ढूंढने के लिए गया था और इस वक्त वो लेडिस्ले से मिला था। तो घर के अंदर बैठ के वो लेडिस्ले से बात कर रहा है। यहाँ पे जो पोर्ट्रेट लगी हुई थी वो असल के अंदर वॉर से भी पहले की थी, बहुत पुरानी। अब जो आंद्रे है वो तो 23 साल का है, वो छोटा है, लेकिन जो लेडिस्ले है वो बहुत ज्यादा पुराना है। मतलब लेडिस्ले आंद्रे को ब्लड ऑफर करता है लेकिन आंद्रे ब्लड नहीं पीता था क्योंकि वो एक इंसान का बच्चा था। अब हम मार्था को देखते हैं जो मेन वेम्पायर है, उसका जो हस्बैंड था वो एक इंसान था, एक डॉक्टर था और उसी के दोनों बच्चे थे, डॉयना और आंद्रे। तो इसी चक्कर के अंदर जो आंद्रे है वो इंसान है तो ब्लड नहीं पीता है। अब यहाँ पे जो आंद्रे का मेन कंसर्न था वो लेडिस्ले से यही था कि उसको उसके फादर के बारे में बताए कि आखिर इस घर के अंदर हुआ क्या था, उसको उसके फादर के बारे में सब कुछ जाना है। लेडिस्ले कहता है कि देख भाई, हमारा तेरे बाप से कोई लेना देना नहीं था, मेरा तो बिल्कुल भी नहीं था और ना ही मेरी माँ का था, वो मरा या उसके साथ में कुछ भी हुआ लेकिन हम लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं थे। जिसके बाद में हम देखते हैं कि मार्था अपनी बेटी डॉयना को साफ कर रही थी, उसका ब्लड हटा रही थी, उसको अच्छे से परफ्यूम वगैरह लगा रही थी क्योंकि अगर डॉयना के अंदर से खून की स्मेल आ गई तो उसके खुद के भाई बहन उसके पीछे पड़ जाएंगे या फिर अगर कोई भी दूसरा कम्युनिटी का मेंबर इस बात को पता कर लेता है तो डॉयना बहुत बड़ी मुश्किल के अंदर आ सकती है। और अब वो अपनी बेटी को कंपलसरी कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें पिल्स लेना नहीं छोड़ना चाहिए था, कुछ भी हो जाए तुम्हें पिल्स लेनी ही पड़ेगी। वो अपनी बेटी की बॉडी देखती है जो कि एकदम ठीक हो गई थी, काफी ज्यादा रिकवर हो गई थी, जबकि डॉयना ने अपनी दवाइयां लेना बंद कर दिया था, फिर भी उसकी बॉडी एकदम म्यूटेट होना शुरू हो गई थी। हालांकि वो जल नहीं रही थी किसी भी रोशनी से, बट उसे खून की तलब भी होना शुरू हो गई थी। यहाँ पे हम रेड और इरीना को देखते हैं, ये बुचर शॉप के अंदर काम किया करते थे और ब्लड को ले जाया करते थे चोरी छुपे, लेकिन यहाँ पे किसी ने इन्फॉर्म कर दिया कि ये ब्लड की ब्लैक स्मगलिंग कर रहे हैं। इसी चक्कर के अंदर इरीना और रेड दोनों भाई बहनों को निकाल दिया जाता है, यानी कि इनका ब्लड का सप्लाई हो गया एकदम बंद। जिसके बाद सीन वापस से आंद्रे और लेडिस्ले के ऊपर शिफ्ट होता है। अब यहाँ पे जब आंद्रे अपने बाप के बारे में पूछता है तो लेडिस्ले कहता है कि तुम्हारा बाप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आदमी था, बहुत ही बढ़िया सेलर था कह सकता हूँ। तो आंद्रे को समझ में नहीं आता कि वो उसके बाप के बारे में ऐसा क्यों कह रहा है। अब यहाँ पे लेडिस्ले कहता है कि तुम्हारा बाप एक तरीके का सप्लायर था, वो हमें ब्लड सप्लाई करता है। तो आंद्रे को लग रहा था कि शायद जानवरों का ब्लड होगा, लेकिन यहाँ पे लेडिस्ले उसे कहता है कि नहीं, अपने आप को ठीक करो, जानवरों का ब्लड हम लोग नहीं पीते हैं, बहुत फालतू की चीजें होती है। तब यहाँ पे आंद्रे को समझ में आता है कि यहाँ पे तो इंसान के ब्लड की बात हो रही है। लेडिस्ले उसे समझाता है कि आंद्रे, तुम्हारा बाप एक डॉक्टर था तो उसके लिए खून लाना कोई बड़ी बात नहीं था और इंसानों का खून लाना तो एक बहुत ही मतलब मामूली चीज हो गई थी उसके लिए, तो वो हमारे लिए तो बहुत बढ़िया काम करता था। उसके कुछ सप्लायर भी थे, वो और लोगों को भी ब्लड सप्लाई करता था, कभी कभार तो वो लोगों से ब्लड लिया भी करता था। अब कहीं ना कहीं आंद्रे को अपने बाप के बारे में और भी चीजें जाननी थी, इसी चक्कर
में वो उन्हीं सप्लायर्स के पास में जाना चाहता था, या फिर कह सकते हैं उन क्लाइंट्स के पास में जाना चाहता था जिसे उसका बाप डील किया करता था। अब यहाँ पे लेडिस्ली कह देता है कि ठीक है, अगर तुम भी हमें ब्लड ला के दे दोगे तो हमारे लिए तो तुम भी काम कर रहोगे, तुम करो चाहे तुम्हारा बाप करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा बाप है नहीं तो अगर ये काम तुम करोगे तो बहुत ही अच्छी चीज हो जाएगी, लेकिन तुम ध्यान रखना कि वहाँ पे जाना थोड़ा खतरनाक हो सकता है, मैं तुम्हें उन लोगों से मिलवा दूंगा, बल्कि हम साथ भी जा सकते हैं। जिसके बाद में हम एक तरफ देखते हैं कि आंद्रे घर से बाहर निकल रहा था, वहीं पे इरीना और रेड सीलिया के घर के अंदर घुस रहे थे। इरीना और रेड इस घर के अंदर इसलिए घुसे थे क्योंकि इनकी ब्लड सप्लाई बंद कर दी गई थी। ऑब्वियसली बात है, इन्हें काम से निकाल दिया गया है, तो अगर ये कहीं पे भी नई जगह पे काम पे ज्वाइन करेंगे तो इन्हें नए पेपर्स की जरूरत पड़ेगी। अब ये नए पेपर्स कौन बनवा सकता है? सीलिया बनवा सकती है। तो सीलिया यहाँ पे इरीना और रेड को कहती है कि तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया है, असल के अंदर तुम्हारी बहन भी बिल्कुल तुम जैसी है, बल्कि तुमसे भी खतरनाक है। तो इरीना और रेड कहते हैं कि क्या डॉयना की बात कर रहे हो? डॉयना बिल्कुल नॉर्मल है, वो इंसान की बच्ची है, वो कुछ भी ऐसा नहीं कर सकती है। लेकिन यहाँ पे सीलिया प्रूफ दे के बताती है कि डॉयना म्यूटेड होती जा रही है, वो पूरी तरीके से वैम्पायर है, बिल्कुल तुम जैसी, बिल्कुल हम जैसी। हम तो फिर भी रोशनी के अंदर नहीं निकल सकते, अगर वो बाहर निकली तो हम सब के बारे में बता देगी और हम सब की जो कम्युनिटी है वो निकल के बाहर आ जाएगी, हम बिल्कुल एक्सपोज्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये दोनों भाई बहन मानने के लिए तैयार नहीं थे कि डॉयना एक नॉर्मल इंसान है। तो सीलिया इस चक्कर में इन दोनों को अल्टीमेटम दे देती है कि अपनी बहन को यहाँ पे लेकर आओ, नहीं तो तुम्हें कम्युनिटी से भी बाहर निकाल दिया जाएगा, तुम्हें सजा भी दी जाएगी और चीजें बद से बदतर होती जाएगी। तुम्हारी खुद की बहन एक डायनामाइट हो चुकी है। यहाँ पे हम डॉयना को ही देखते हैं जो कि काफी ज्यादा अनकंट्रोलेबल हो रही थी, उसे ब्लड की हद से ज्यादा क्रेविंग हो रही थी कि बस उसे कुछ भी करके ब्लड चाहिए, वो इंसान का हो चाहे जानवर का हो, बस उसे ब्लड चाहिए। अब वो दवाइयां भी ले रही थी लेकिन तो भी दवाइयां उस पर असर नहीं कर रही थी। वो बाहर हॉल में चली जाती है जहाँ पे उसे वही पॉट दिखाई देता है जिसके अंदर हमेशा से ये लोग ब्लड स्टोर करके रखते हैं और डॉयना उसी को पीने लगती है। बाय चांस उसकी माँ मार्था उसे देख लेती है और सारा का सारा सामान नीचे गिर जाता है, पूरा का पूरा पॉट नीचे बिखर जाता है, खून वून गिर जाता है। मार्था को लगता है कि अगर किसी ने भी देख लिया डॉयना को कि वो ब्लड पी रही थी तो बहुत चीजें खराब हो जाएगी। मार्था सब चीजों को साफ कर रही थी। इतनी देर में इरीना और रेड दोनों आ जाते हैं और वो अपनी आंखों से देखते हैं कि डॉयना खून पी रही है। इसका मतलब है कि वो पूरी तरीके से म्यूटेड हो गई है और अब उसे पकड़ के सीलिया को दे देना चाहिए क्योंकि वो भी कम्युनिटी का एक मेंबर है। आखिर क्यों नहीं ये लोग उसको दे पाएंगे? लेकिन मार्था अपनी बेटी को भगवा देती है और कहती है कि तू जितना जल्दी हो सके उतना दूर यहाँ से भाग जा। डॉयना अपने भाई बहनों से लड़ लड़ा के भाग जाती है। इस वक्त तो उसके कपड़ों पे भी इवन ब्लड लगा हुआ था, उसके पास कोई सामान नहीं था, कपड़े फोन कुछ भी नहीं था। सेम टाइम पे हम मार्था को देखते हैं जो कि अपना प्रिस्क्रिप्शन पढ़ रही थी, अपने बच्चों को देने वाली वही दवाइयां जो कि उसका हस्बैंड बना के मरा था। तो यहाँ पे इरीना और रेड दोनों आके अपनी माँ से बात करते हैं कि आखिर आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं उसे, जहाँ पे मार्था का कहना था कि नहीं वो बिल्कुल नॉर्मल है, ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसा तुम लोग सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं हुआ है और डॉयना को मैं वापस से ठीक कर दूंगी। अगर उसके सेल्स वापस से जगे हैं तो मैं कोशिश करूंगी उसे पूरी तरीके से ठीक करने के लिए। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं इरीना और रेड दोनों ही अपनी माँ को कहते हैं कि आप जाइए और डॉयना को बस ले आइए, कुछ भी करिए बस उसे वापस से ले आइए और सीलिया को हम उसे दे देंगे। लेकिन यहाँ पे मार्था कहती है कि तुम किसके साइड में हो, तुम मेरी साइड में हो या फिर उसके साइड में हो, तुम्हें खुद को चूज करना पड़ेगा कि तुम्हें फैमिली को चूज करना है या किसे चूज करना है। तुम अपनी बहन के लिए ऐसे कैसे कह सकते हो? जिसके बाद हम डॉयना को ही देखते हैं जिसके पास अभी कोई जगह ही नहीं थी जाने के लिए क्योंकि उसके खुद के भाई बहन अब उसे पकड़ना चाहते थे। तो वो स्कूल के अंदर चली जाती है, उसका पूरा टी शर्ट खून से भरा हुआ था, जहाँ पे वो सीधा अपने दोस्त मोजी के पास में जाती है और उससे रहने के लिए जगह मांगती है। मोजी कहता है कि ठीक है तुम रह लेना लेकिन अभी जाना पॉसिबल नहीं है, मेरे घर के अंदर भी लोग रहते हैं, तुम इस हालत में जाओगी तो गड़बड़ हो जाएगी। डॉयना कहती है कि मैंने तुमसे वैसे भी आज तक कुछ नहीं मांगा, मैं अगर इस सिचुएशन के अंदर आके तुमसे कुछ मांग रही हूँ तो मेरी मदद करो। मोजी कहता है ठीक है मैं तुम्हें ले जाऊंगा लेकिन एटलीस्ट थोड़ी देर के लिए तो रुक जाओ, स्कूल तो खत्म होने दो। इसी टाइम पे डॉयना से नसैर मिलता है जिससे कि कल ये लोग मिले ही थे। अब नसैर यहाँ पे बताता है कि भाई तुमने कितना ज्यादा वाइल्ड बिहेव किया कल, ये देखो तुमने मुझे गर्दन पे कितना भयंकर वाला कट दिया, मुझे मालूम है तुम थोड़ी हॉर्नी थी लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इस तरीके से कट करोगे, ये मैं नहीं देख सकता, मतलब मेरे साथ मत करना ये चीजें। नसैर को पता ही नहीं था कि डॉयना असल के अंदर एक वैम्पायर है, तो वो उसे बस जस्ट एक नॉर्मल गर्ल ही मान रहा था जो कि हॉर्नी हो चुकी थी। लेकिन यहाँ पे डॉयना जैसे ही नसैर का वो कट देखती है तो उसे तो वापस से खून की क्रेविंग शुरू हो जाती है। जिसके बाद में हम यहाँ पे आंद्रे को देखते हैं जो कि अपना अब ब्लड कलेक्ट करने वाला था क्योंकि उसे सप्लायर से मिलने के लिए जाना था और उसके पास अभी इंसान का कोई भी ब्लड वगैरह कुछ था ही नहीं। तो उस गधे ने सोचा कि क्यों ना वो खुद का ही ब्लड इकट्ठा करे, तो उसके पास में छोटे मोटे इक्विपमेंट्स थे। तभी उसे उसका बड़ा भाई रेड रोक लिखता है और पूछता है कि आखिर तुम लेडिस्ली के घर के अंदर क्या कर रहे थे। तो यहाँ पे सेम टाइम पे आंद्रे भी कहता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम दोनों आखिर सीलिया के घर में क्या कर रहे थे। यहाँ पे मतलब दो भाई बहन मिल रहे हैं माँ से और आंद्रे मिल रहा है उसी के बेटे से, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चल रहा था। रेड समझाता है आंद्रे को कि देख हम यहाँ पे लड़के हैं, हम दोनों घर के मर्द हैं, हम लोगों को एक साथ में फाइट करना चाहिए, तो कुछ भी कर डॉयना को वापस लिया, डॉयना सेफ नहीं है। रेड असल के अंदर चीजें घुमा रहा था, उसने आंद्रे को बताया ही नहीं था कि असल के अंदर चीज क्या है। अब यहाँ पे आंद्रे खुद के बारे में बताता है कि वो अपने बाप के बारे में चीजें जानने के लिए ही लेडिस्ले के घर पे गया था, लेकिन रेड को लेडिस्ले बिल्कुल नहीं पसंद था। इसी के कारण वो कहता है कि देख आंद्रे इन सब चीजों से दूर रह, हमारे बाप के साथ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उन सारी चीजों को तो छोड़ दे, लेडिस्ले बहुत बुरा है और तू उसके पास में मत जाया कर। लेकिन कहीं ना कहीं आंद्रे को जानना तो था कि आखिर सच्चाई क्या है, कौन झूठ है कौन सच है। और यहाँ पे जब रेड उसे बार बार में रोकने वाला था तो वो दरवाजा खोल देता है जिससे कि बहुत तेज सूरज की रोशनी निकलती है, तो रेड को भागना पड़ता है और आंद्रे अपना दरवाजा बंद कर लेता है। जिसके बाद रेड कहता है कि अगर तूने मुझसे कोई चीटिंग करी है, तूने अगर कोई धोखेबाजी करी तो मुझसे बुरा और कोई भी नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि मार्था एक डॉक्टर
के पास में गई है। अब इस डॉक्टर का नाम एलिस है। अब यहाँ पे इस एलिस की स्टोरी ये थी कि आज से कई सालों पहले मार्था का जो हस्बैंड था वो और एलिस दोनों मिलके एक साथ में रिसर्च किया करते थे, और कहीं ना कहीं जो एलिस है वो काफी ज्यादा अच्छी रिसर्च कर चुकी थी सेल्स के म्यूटेड होने पे, लेकिन एलिस के पास में किसी भी तरीके का कोई भी प्रूफ नहीं था। अब यहाँ पे जो मार्था का हस्बैंड था उसे तो पता था कि वो वेम्पायर के साथ में रिलेशन कर चुका है, तो मार्था का हस्बैंड हमेशा से चाहता था एक इतनी बड़ी रिसर्च करना, लेकिन बीच के अंदर कई सारी गड़बड़े हो गई थी और ना तो एलिस अपना पूरा का पूरा चीजें कंप्लीट कर पाई, ना ही मार्था का हस्बैंड चीजें कंप्लीट कर पाया। अब यहाँ पे जो मार्था है वो अपने सारे पेपर प्रिस्क्रिप्शन लेके एलिस के पास में पहुंचती है और उसे दिखाती है कि ये देखो, और ये मेरी बेटी की दवाइयां हैं, मेरी बेटी की तबीयत धीरे धीरे करके खराब होती जा रही है, तुम्हें उसे ठीक करना है। एलिस उन सबको पढ़ती है और उसे पता चल जाता है कि ये सेल्स को सुलाने की दवाइयां हैं, और अब आखिर ये काम नहीं करेगी तो फिर आखिर क्या काम करेगा। ये तो बहुत हाई टेक एक्टिवेटेड म्यूटेड टेक्नोलॉजी है जिसे शायद बहुत मुश्किल से बनाया गया है। अब इससे ऊपर की चीज क्या हो पाएगी, और आखिर कौन से सेल्स को जगाना है, कौन से सेल्स को सुलाना है, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। अब यहाँ पे मार्था कैसे चीजों को एक्सप्लेन कर पाती कि उसकी बेटी किन चीजों से गुजरने वाली है। वो ऑब्वियस बात है एलिस को ये थोड़ी बताएगी कि उसकी बेटी खून पिएगी। इसी के चक्कर में वो अपना हाथ सीधा सूरज की रोशनी के अंदर रख देती है, जिसके अंदर मार्था का पूरा हाथ जल जाता है। इसका मतलब था कि मार्था ये बताना चाहती है कि अगर उसकी बेटी डॉयना दवाइयां लेना बंद कर देती है तो उसकी तबीयत भी ऐसी ही हो जाएगी, तो उसे कोई स्ट्रॉन्ग मेडिसिन चाहिए जो कि उसे इंसान ही बना के रखे, उसे वेम्पायर के अंदर म्यूटेड ना करे। एलिस कहीं ना कहीं बातों को समझ गई थी। वहीं जिसके बाद में हम डॉयना को देखते हैं जो कि अपने वॉशरूम के अंदर थी, अपने उस खून के धब्बों को हटा रही थी। तभी उसकी एक फ्रेंड आती है जो कि हमेशा उसे परेशान करती रहती थी। इसी लड़की ने डॉयना का सामान चुराया था, तो वो डॉयना को उसके कपड़े और फोन वगैरह सब कुछ दे देती है। साथ ही में ये भी कहती है कि अगर तुम नसैर को पसंद करती हो तो नसैर को तो मैं भी पसंद करती हूँ, हम दोनों एक साथ में नसैर के साथ में रह सकते हैं, हमें दोनों को डील करना पड़ेगा। तब यहाँ पे डॉयना को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि नसैर को अपने पास ही रख, मुझे कोई शौक नहीं है किसी को शेयर करने के अंदर, मुझे वो लड़का पसंद भी नहीं है, तुझे रखना है उसे तू रख। तो इस चक्कर के अंदर ये दूसरी लड़की चली जाती है। अब यहाँ पे डॉयना के पास तो ज्यादा कुछ आता नहीं है, छोटा मोटा कपड़े वगैरह आ जाते हैं, तो वो अपने स्कूल के अंदर ही घूम रही थी क्योंकि कहीं जा नहीं सकती थी। तो साइंस क्लास के अंदर चली जाती है जहाँ पे डॉयना जाके इस वक्त नसैर के पास में ही खड़ी हो जाती है। ये दोनों आपस में बातचीत करते हैं। नसैर को नई डॉयना पसंद आई ही थी और डॉयना भी कहीं ना कहीं नसैर को पसंद करने लगी थी, तो ये दोनों थोड़े से क्लोज आने लगते हैं और यहाँ पे डॉयना अपना पूरा का पूरा कंट्रोल खो देती है। पहले तो वो नसैर को अपने हाथ से बहुत जोर से पिंच करती है, तो नसैर के हाथ में जो बॉटल था वो फूट जाता है, तो उसके हाथ से ब्लड आने लग जाता है। डॉयना ब्लड को देखते ही पागल हो जाती है, बहुत गंदी क्रेव करती है, उसके हाथ का ब्लड पी जाती है। सारे लोग देख के डर जाते हैं कि डॉयना पागल हो गई है, क्या कर क्या रही है, किसी का खून क्यों पी रही है, और माहौल एकदम खराब हो जाता है। जिसके बाद में हम यहाँ आंद्रे को देखते हैं, वो अपना ब्लड निकाल के कलेक्ट कर रहा था। तभी डॉयना का कॉल आता है उसके पास में कि कुछ भी हो जाए जल्दी से स्कूल आओ, मैं एक मुसीबत के अंदर फंस गई हूँ, मुझे निकालो यहाँ से और लेकर जाओ। आंद्रे मना करता है कि नहीं, मैं खुद भी कोई काम कर रहा हूँ, लेकिन जब डॉयना कहती है कि चीजें बिगड़ गई है, प्लीज आ जाओ, तो आंद्रे को निकलना पड़ता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि आंद्रे और नसैर दोनों को प्रिंसिपल ने बिठा रखा था क्योंकि साइंस लैब के अंदर जो भी हुआ इन लोगों को आंसर देना था। नसैर इस चीज को कवर अप कर रहा था कि गलती से उसके हाथ से बॉटल फूटा और बस डॉयना उसको हेल्प करना चाहती थी, इस चक्कर में वो ब्लड को क्लियर कर रही थी। लेकिन प्रिंसिपल कहता है कि ये चीज वो डॉयना के मुंह से सुनना चाहता है, लेकिन डॉयना कुछ कहती नहीं है, वो कहती है कि मुझे क्लास में जाना है। तो ये प्रिंसिपल बहुत भड़क जाता है और कहता है कि अभी कभी अपने पेरेंट्स को बुलाओ। अब तक यहाँ पे आंद्रे पहुंच चुका था, लेकिन तब तक चीजें बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। डॉयना नसैर की कोई भी बात नहीं सुन रही थी, इवन कहती है कि मुझे टच भी मत करो। इस चक्कर के अंदर नसैर को बहुत गुस्सा आता है, वो सामान फेंक देता है। तो प्रिंसिपल यहाँ पे काउंसलिंग के लिए दोनों को ही सजा दे देते हैं कि दोनों एक साथ में काउंसलिंग करवाएंगे। जिसके बाद में सीन यहाँ मार्था और एलिस के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। एलिस अब यहाँ पे मार्था के हाथ को अच्छे से देख रही थी और चेक कर रही थी। तो यहाँ पे अब एलिस को तो पता था कि मार्था जो है वो एक वेम्पायर है और ऑब्वियसली बात है कि उसकी कई सारी एज होगी। मार्था उसे समझाने लगती है कि वो बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि उसकी एज इंसानों से 5 गुना लेट बढ़ती है। जैसे कि इंसान जिस तरीके से एजिंग करते हैं वैसे ही मार्था उतनी जल्दी एजिंग नहीं कर सकती, क्योंकि कई सालों पहले एक बहुत बड़े ब्लास्ट के चक्कर में हुआ था। कोई सेल जो थी वो इम्यूट होना शुरू हो गई थी और तब से ये वेम्पायर्स बनना शुरू हुए थे। ये नेचुरली वेम्पायर्स नहीं थे, ये सब उनके ही स्पीशीज है जो कि अब कम्प्लीटली वेम्पायर में बदल चुके हैं। लेकिन इन सब की खोज जो है वो एलिस करना चाहती थी, बट उसके पास प्रूफ बिल्कुल भी नहीं थे। मार्था सब कुछ कहती है कि तू बस मेरी बेटी को बचा ले, मैं तुझे हर तरीके की डीएनए, हर तरीके का ब्लड टेस्ट देने के लिए तैयार हूँ, अगर तुझे ये चीजें मिल गई तो तू अपनी रिसर्च को पूरा कर सकती है। एलिस मना करती है कि वो कोई रिसर्च नहीं करती, लेकिन मार्था कहती है कि सोच, अगर तू ये चीजें कर लेगी तुझे नोबेल अवार्ड मिल जाएगा, तू कई सारी मेडिसिन बना सकती है, तू कई सारी चीजों क्योर कर सकती है, तू सोच तो सही, तू बस मेरी बेटी को बचा ले। जिसके बाद में हम डॉयना और आंद्रे दोनों को एक साथ देखते हैं। अब यहाँ पे आंद्रे पूछ रहा था कि भाई तुझे हुआ क्या है, तू क्या चीजें गड़बड़ कर रही है। डॉयना उसे सब कुछ बताती है कि देख तू मेरा भाई है ना, तू मेरा भाई रहेगा ना, मैं तुझे सब कुछ बताती हूँ। आंद्रे कहता है कि हाँ बता हुआ क्या है। डॉयना बताती है कि कैसे वो बदलने लगी है, वो म्यूटेट होने लगी है, अब उसे ब्लड की क्रेविंग होने लगी है। लेकिन आंद्रे को इस बात पे बिलीव नहीं था, वो चिल्लाने लगता है कि तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या, मैं भी दवाइयां नहीं लेता हूँ लेकिन मुझे तो कोई क्रेविंग नहीं हो रही है, तू फालतू की बातें कर रही है, आखिर तुझे हुआ क्या है, तू ऐसे कैसे कर सकती है कि तुझे ब्लड की क्रेविंग हो रही है। डॉयना कहती है कि मैं मॉन्स्टर में बदलती जा रही हूँ, मेरा विश्वास कर, मैं जैसे ही ब्लड को देख रही हूँ तो मैं किसी को भी बाइट कर रही हूँ, उसे खाने के लिए दौड़ रही
रही हूँ। जब आंद्रे कहीं ना कहीं उसे गुस्सा दिला देता है तो डॉयना अपने भाई को उठा के फेंक देती है। तब जाके आंद्रे को समझ में आता है कि भाई डॉयना सच में म्यूटेड होने लगी है, क्योंकि उसमें वैम्पायर जितनी पावर आ चुकी थी। अब डॉयना एकदम से घायल हो जाती है और वहीं पे जमीन पे गिर जाती है। कह सकते हैं कि उसके अंदर ब्लड की शायद तक कमी हो गई है। यहाँ सेम टाइम पे यहाँ पे लेडिस्ले आ जाता है। मार्था अपने बच्चों को कॉल कर ही रही थी और कहीं ना कहीं डॉयना को सेफ जगह पे ले जाने की बात कर ही रही थी, लेकिन यहाँ पे आंद्रे फंसा हुआ था। एक तरफ तो उसे डीलर से मिलने के लिए जाना था, वहीं पे दूसरी तरफ उसकी बहन बेहोश हो गई थी। लेडिस्ले कहता है कि तुम ये सैंपल मुझे दो, इसे जरूर ब्लड की क्रेविंग हो रही होगी, मैं इसे संभालता हूँ, तुम जाओ। लेकिन यहाँ पे आंद्रे कहता है कि तू तो मेरे साथ चलने वाला था। तो लेडिस्ले कहता है कि तुम्हें वहाँ पे अकेले जाना पड़ेगा, अभी के अभी जाओ। वो लोग जल्दी मूवमेंट कर जाते हैं, किसी एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं, तुम्हें वो वापस बात करने के लिए नहीं मिलेंगे, तो तुम्हें निकलना पड़ेगा। और तुम ज्यादा टेंशन मत लो, तुम्हारी बहन की मैं पूरा ख्याल रखूंगा। अब कहीं ना कहीं आंद्रे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, बहुत बड़ी गलती करी उसने, और वो लेडिस्ले के भरोसे अपनी बहन डॉयना को छोड़ के चला जाता है। अब लेडिस्ले के हाथ में बॉटल थी, वो खैर देना डॉयना को चाहिए था, लेकिन इतना खराब वैम्पायर की आधे से ज्यादा बॉटल तो खुद ही पी जाता है और कहीं ना कहीं जाके उसे जोश आ जाता है। कह सकते हैं कि बिल्कुल अच्छा फील करने लग जाता है, लाइव फील करने लग जाता है। यहाँ पे हम आंद्रे को देखते हैं जो कि उसी अबेंडेंड सी रेलवे ट्रैक पे पहुंच जाता है, जहाँ पे रेल के कुछ डब्बे रखे हुए थे। अब यहाँ पे इंसान नहीं बल्कि वैम्पायर्स एग्जिस्ट करते थे इसके अंदर। बहुत ही गंदे गंदे अजीब तरीके के जानवर, वैम्पायर से भी खतरनाक स्पीशीज वगैरह अंदर घूम रही थी। अब यहाँ पे वो अंदर घुसता है, लेकिन समझ में नहीं आता कि आखिर बात किससे करे। तब वो अपने बाप का नाम बताता है और तब उसे अंदर बुला लिया जाता है। ये लोग कहते हैं कि अच्छा तू हमें ब्लड देने के लिए आया है, ला सैंपल वगैरह दे। तो यहाँ पे आंद्रे कहता है कि नहीं, इस वक्त मेरे पास में कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें सब कुछ प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन इससे पहले मुझे तुमसे बात करनी है। बैठ के बात करते हैं, मुझे मेरे फादर के बारे में बात करनी है। लेकिन ये जो लोग थे वो किसी भी तरीके से बात नहीं करना चाहते हैं, बल्कि आंद्रे यहाँ पे बुरी तरीके से फंस चुका था, उसे यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था। ये लोग आंद्रे को पकड़ लेते हैं, उसी का कचुम्बर बना के बेचारे का खून पी जाते हैं, बहुत बुरी तरीके से उसे नोच लिया जाता है और आंद्रे तो यहाँ पे मतलब बिल्कुल बेहाल हो जाता है, उसका इतना ज्यादा खून पी लिया जाता है। दूसरी तरफ हम डॉयना को देखते हैं। लेडिस्ले ने डॉयना के मुंह के अंदर इंसान के खून की कुछ ड्रॉप्स डाली, जिससे कि 1 सेकंड में उसे होश आ जाता है। कह सकते हैं कि डॉयना का एक तरीके से वो इलाज है इंसान का खून। और इसी के साथ में गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा। वैम्पायर के एपिसोड नंबर 3 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि डॉयना बेहोश थी और इसी वक्त लेडिस्ले ने उसके मुंह के अंदर ब्लड डाला था। इसी चक्कर में डॉयना उठ गई थी। अब डॉयना देखते एकदम से हड़बड़ा जाती है कि उसके आसपास कौन है कौन नहीं है, उसका भाई कहाँ गया। लेडिस्ले बताता है कि मैं तुम्हारे भाई को जानता हूँ, अच्छी तरीके से जानता हूँ, अच्छा लड़का है, मैं उसे पसंद करता हूँ, लेकिन वो यहाँ से जा चुका है, तुम्हें मेरे भरोसे छोड़ के। डॉयना एकदम पागल हो जाती है, उठने लग जाती है, उसे जाना था यहाँ से। लेकिन लेडिस्ले उसे काफी सारी चीजें समझाता है कि एक वैम्पायर होने के क्या क्या फायदे हैं, तुम एक वैम्पायर हो, स्पेशल लड़की हो, तुम्हें नहीं जाना चाहिए, तुम्हें हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहिए, हमारा साथ देना चाहिए। लेकिन डॉयना को इस वक्त कोई भी चीज ठीक नहीं लग रही थी, उसे बस भागना था। लेडिस्ले समझाता है कि अगर तुम जाओगी तो फंसोगी, बेमतलब में फंसोगी, मेरी बात मानो और यहीं पे रुक जाओ, तुम शांति से सारी चीजें समझ सकती हो। लेकिन डॉयना बहुत ज्यादा परेशान हो रखी थी और लेडिस्ले जैसे उसे छोड़ता तो डॉयना बाहर भागती है और फिर से बेचारी पकड़ी जाती है। जिसके बाद में हम आंद्रे को देखते हैं। आंद्रे की हालत हद से ज्यादा खराब थी। जो वैम्पायर्स थे उन्होंने आंद्रे को बुरी तरीके से काट पीट दिया था और आपस में बातचीत कर रहे थे कि आखिर कितनी देर तक जिंदा रहेगा, हमें इसे पानी पिलाते रहना चाहिए, नहीं तो इसका खून सड़ जाएगा, ये मर जाएगा, इसका खून भी खराब हो जाएगा, तो आखिर क्या करना चाहिए। तो ये लोग आपस में बातचीत यही करते हैं कि फटाफट से इसका खून जितना भी है पी पुआ के उसे खत्म करके यहीं पे मार के यहाँ से निकल जाएंगे। दूसरी तरफ हम मार्था को देखते हैं जो कि अपनी बेटी इरिना के पास में आती है। अब इरिना जो कि एक वैम्पायर है और ऑब्वियसली बात है कि उसे ब्लड नहीं मिल रहा है, तो उसे कोई तो सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। तो वो किसी लड़के को सेड्यूस करके बुलाने वाली थी, या फिर कह सकते हैं कि कुछ पिज्जा वगैरह मंगवाने के लिए किसी को बुलाती और शायद उसे मार देती, उसका खून वगैरह पी लेती। तब यहाँ पे मार्था अपनी बेटी को कहती है कि शायद डॉयना गायब है और इसी के साथ में आंद्रे भी सही जगह पे नहीं है, बहुत गलत फीलिंग हो रही है, उसके दोनों ही बच्चे सही जगह पे नहीं है। वो कंटिन्यूअसली मार्था अपने बेटे को कॉल कर ही रही थी, लेकिन आंद्रे के पास उसका फोन था ही नहीं, क्योंकि ये जितने भी वैम्पायर्स थे कंटिन्यूअसली आंद्रे का बहुत ज्यादा खून पी चुके थे। लेकिन बाय चांस आंद्रे के अंदर बिल्कुल आखिरी की हिम्मत बची थी कि उसने अपनी माँ के वीडियो कॉल को उठा लिया और तभी यहाँ पे मार्था ने और उसकी बेटी इरिना ने दोनों ने ही देखा कि आंद्रे की हालत बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ही अबेंडेंट सी जगह पे है। इरिना को पता था कि वो रेलवे स्टेशन है जहाँ पे डब्बे वगैरह पड़े रहते हैं और यहाँ पे वैम्पायर्स घूमते रहते हैं। तो फटाफट से मार्था कहती है मैं मेरी बेटी को बचाने के लिए जाऊंगी, चलो हमें चलना पड़ेगा। लेकिन इरिना के अंदर ब्लड की काफी ज्यादा कमी थी, वो बहुत ज्यादा वीक थी, तो वो नहीं चल पाती। इसी चक्कर में मार्था अपने बेटे को बचाने के लिए अकेली निकल जाती है। दूसरी तरफ हम डॉयना को देखते हैं जो कि बस अभी खुद को देख पाती है सीलिया के घर के अंदर। वहाँ पे सीलिया भी आती है, उसका हस्बैंड भी आता है, आपस में सब लोग बात करने लगते हैं। सीलिया उसे सब कुछ समझाती है कि उसकी माँ को इतनी अच्छी भी नहीं है, वो बिल्कुल अपनी माँ के ऊपर गई है, उसकी माँ भी हमेशा ऐसी रौब झाड़ती है, बहुत ज्यादा कड़क हुआ करती थी, कभी भी किसी की बात नहीं सुना करती थी और ये सारे स्कार भी उसी ने दिए हैं। तो डॉयना को इन बातों के ऊपर खास कोई
कोई विश्वास था नहीं। तब वो डॉयना से बात वगैरह करने लगती है कि आखिर उसकी माँ ने क्या किया है, उसको कम्युनिटी में क्यों नहीं रखा है, कितने सारे फायदे हैं इन चीजों के। तो यहाँ पे डॉयना का बस यही कहना था कि उसे अपने घर जाना है, लेकिन यहाँ पे सीलिया का कहना था कि अगर तुम बिल्कुल नॉर्मल हो, अगर तुम इंसान की बच्ची हो और अगर तुम भी इंसानों जैसी हो, हमारे जैसे नहीं हो, तो तुम्हें प्रूफ करना पड़ेगा। जैसे कि तुम्हारा भाई आंद्रे, उसे मैं काफी टाइम से जानती थी, जब तुम्हारी माँ तुम्हें पैदा करने वाली थी उससे पहले वो यहाँ पे आई थी। उसने एक बहुत बड़ा झगड़ा मोल ले लिया था और सारी चीजें खराब कर दी थी, लेकिन तुम्हारा भाई आंद्रे वो बिल्कुल पक्का इंसान था, दूध पीता था वो लड़का। तब जाके पता चला था कि वो हमारे जैसा नहीं है, तुम भी प्रूफ करके दिखा दो और शायद तुम्हें हम जाने देंगे। वो डॉयना को एक गलियारे के अंदर लेकर आते हैं, उसके बाद में एक बाउल देते हैं जिसके अंदर दूध रखा था और डॉयना को उसे पीना था। अगर डॉयना उसे पी लेती है तो वो वैम्पायर नहीं है, और अगर नहीं पी पाती है तो इसका मतलब साफ है कि वो भी इन्हीं लोगों के अंदर है और इन्हीं के रूल रेगुलेशंस मानने पड़ेंगे। लेकिन डॉयना उस दूध को नहीं पीती है, बल्कि सीलिया के मुंह पे थूक देती है और साथ ही में वहाँ का कुछ कपड़ा वगैरह था या कह सकते हैं कुछ कागज से कवर कर रखा था उसे हटा देते हैं, जिससे कि वहाँ पे रोशनी गिरने लग जाती है। और डॉयना कहती है मैं तुम लोगों जैसी नहीं हूँ, मैं एक इंसान ही हूँ, देखो मैं नहीं जलती हूँ क्योंकि वैम्पायर जलते हैं और मैं कैसे वैम्पायर हो सकती हूँ। लेकिन पीछे सीलिया का पति खड़ा था तो वो उसके ऊपर केमिकल डाल देता है, पेट्रोल वगैरह डाल देता है और कहता है कि अगर तू नहीं जलती तो फिर देख अब कैसे नहीं जलेगी। वो ऑलमोस्ट उसे जलाने वाला था, लेकिन सही टाइम पे आके लेडिस्ले डॉयना को बचा लेता है और वॉशरूम वगैरह में ले जाता है। यहाँ पे डॉयना बहुत बुरी तरीके से डरी हुई थी और काफी ज्यादा परेशान हो रखी थी। यहाँ मार्था को भी देखते हैं जो कि अपने बेटे को बचाने के लिए सीधा उसी रेलवे स्टेशन की तरफ चली गई थी। सेम टाइम पे हम इरीना को भी देखते हैं जिसे ब्लड की काफी ज्यादा कमी हो रही थी और वो बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। मार्था इस वक्त ट्रेन के डब्बे के अंदर चढ़ चुकी थी, जहाँ पे हर तरफ उसे मरे हुए सूगले गंदे से वैम्पायर दिखते हैं जो कि खून के प्यासे। हालांकि वैम्पायर्स को इंसानों का खून पीना बिल्कुल मना था, वो जानवरों का पी सकते थे, इंसानों का नहीं पी सकते थे, लेकिन इलीगल तरीके से ये वैम्पायर भी गलत चीजें ही कर रहे थे। वहाँ पे उसे अपना बेटा दिख जाता है। दूसरी तरफ हम इरीना को देखते हैं जिसे ब्लड की काफी ज्यादा कमी हो रखी थी और उसका भाई कहीं ना कहीं उसे संभालने की कोशिश करता है कि थोड़ी सी हिम्मत बांधो, तुम कर पाओगी, थोड़ी सी देर की बात है, तुम अपने आप कंट्रोल कर लोगी। यहाँ पे दूसरी तरफ हम डॉयना को देखते हैं और अब कहीं ना कहीं सीलिया उसे समझाने की कोशिश करती है, उसे शांत करने की कोशिश करती है कि तुम यहाँ पे बिल्कुल सेफ हो। इसी समय पे लेडिस्ले यहाँ पे आ जाता है जिसने डॉयना की जान बचाई थी, जो कि उसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था अपनी माँ के खिलाफ जाके, लेकिन फिर भी ये उसकी कह सकते हैं साजिश थी या डॉयना से पसंद थी, ये चीजें बाद में क्लियर होगी। खैर पता डॉयना को पता चलता है कि लेडिस्ले ने जब उसकी जान बचाई थी तो उसका ऑलमोस्ट हाथ वगैरह सब कुछ जल गया था और वो अपने हाथों पे सनक्रीम लगा रहा था, जिससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा भाई, वो एक वैम्पायर है, क्या ही फर्क पड़ेगा। तो डॉयना पूछती है कि आखिर तुम किस चीज से क्योर होते हो, तो यहाँ पे लेडिस्ले बताता है कि सच बताऊं तो खून से। तो यहाँ पे डॉयना हंसने लग जाती है। तब यहाँ पे लेडिस्ले कहता है कि ये मजाक नहीं है, खून से मैं बहुत जल्दी क्योर हो जाता हूँ, जानवरों के खून से थोड़ा धीरे, इंसानों के खून से और ज्यादा तेज, और अगर सच बताऊं तो तुम जैसा खून तो मुझे बहुत जल्दी ठीक कर देगा, तुम बहुत मिरेकलस हो, तुम बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, तुम्हारा खून म्यूटेड है, तुम हाइब्रिड हो, सोचो तुम्हारा खून मुझे कितना जल्दी ठीक कर सकता है। इन बातों के ऊपर डॉयना को 1% बिलीव नहीं था और वो लेडिस्ले के ऊपर बस सनक्रीम लगाने लगती है क्योंकि बहुत बुरी तरीके से जल गया था वो। अब हम यहाँ पे एलिस को देखते हैं जो कि एक डॉक्टर है और इस वक्त किसी को ट्रीटमेंट दे ही रही थी, फेस ट्रीटमेंट दे रही थी। तभी यहाँ पे मार्था आ जाती है आंद्रे को लेकर, जो कि बहुत ज्यादा परेशान था। आंद्रे की हालत खराब थी, उसका पूरा खून वगैरह सब निकला हुआ था। तो एलिस कहती है कि इसे हॉस्पिटल लेके जाओ, लेकिन मार्था ऑब्वियसली बात है उसे नहीं लेके जा सकती क्योंकि वो खुद भी वैम्पायर है, बाहर जाएगी जल जाएगी। आंद्रे भी नहीं पता भाई, बाहर जाएगा सब पुलिस इंक्वायरी बिठा देंगे तो चीजें खराब हो जाएगी। इसी चक्कर में एलिस को ही उसे ठीक करना पड़ता है, वो उसे अंदर लिटा देते हैं और अब साफ दिख रहा था कि आंद्रे के हाथ के अंदर इतना ज्यादा काटा हुआ है कि पूरा हाथ खाया हुआ था, उसमें ब्लड की कमी हो गई होगी। तो सबसे पहले तो एलिस उसके अंदर ब्लड चढ़ाने की कोशिश करती है, उसका ब्लड वगैरह पूछ के, लेकिन जैसे ही मार्था ब्लड देखती है तो वो भी कहीं ना कहीं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती है और वहाँ पे जो फ्रिज के अंदर ब्लड के जो पैकेट्स रखे थे उसी को फोड़ के एक तो पी ही लेती है। ये चीज देख के एलिस बहुत बुरी तरीके से डर जाती है, वहाँ से भागने लगती है। तब यहाँ पे मार्था उसे शांत करती है, माफी मांगती है और कहती है कि देखो ये हमारा खाना है, मैं किसी और चीज को नहीं खा सकती, तो मुझसे प्लीज मत डरो, लेकिन बस इसका ट्रीटमेंट कर दो। जाने से पहले मार्था आंद्रे से ये भी पूछो जाती कि तुम्हारी बहन कहाँ पर है, प्लीज मुझे सब कुछ बताओ, आखिर डॉयना कहाँ पर है, क्या ये लेडिस्ले ने करा है, आखिर डॉयना कहाँ पर हो सकती है इस वक्त। जिसके बाद में हम इरीन को देखते हैं। अब वो खून की इतनी ज्यादा प्यासी हो गई थी कि उसे कुछ समझ में नहीं आता और उसके घर के ही कुत्ते को वो बुरी तरीके से बाइट कर जाती है, उसी का खून पी जाती है, मतलब उसे अधमरा सा छोड़ देती है। जिसके बाद में सीनिया वापस से सीलिया के ऊपर शिफ्ट होता है, वो डॉयना के पास में आती है और अब उसे बहुत बुरी तरीके से इन्फ्लुएंस करने लगती है, उसे पुरानी हर बात बताने लगती है कि हमारे फैमिली के बीच में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो गई थी, बल्कि 100 साल तक तुम्हारी और मेरी माँ की दोस्ती बहुत अच्छी थी, हम दोनों एक साथ में बहुत टाइम से रहते थे, तुम्हारे फादर बीच में आ गए, उसके बाद से चीजें खराब होने लग गई, वो मेरे घर पे आई, हमसे झगड़ा करने लगी क्योंकि तुम्हारे फादर हमारे साथ में भी टाइम बिताया करते थे, तुम्हारी माँ को लगा कि तुम्हारे फादर को हमने कुछ कराया, जबकि हमारा इसके अंदर कोई दोष ही नहीं था, तुम्हारा बाप बस गायब हो गया था। तुम्हारी माँ को देखो, उसने तुम्हें सबसे दूर रख रखा है, हमारी कम्युनिटी से दूर रख रखा है, यहाँ पे पार्टीज होती है, तुम्हारे जैसे लोग होते हैं, कोई तुम्हें जज नहीं करता, इतनी सारी चीजें हैं, फिर भी तुम्हारी माँ ने हमेशा तुम्हें दूर रखा, पता नहीं वो ऐसा क्यों चाहती थी। अब कहीं ना कहीं डॉयना इन्फ्लुएंस होने लग गई थी कि शायद उसकी माँ ने उससे कई सारी चीजें छुपाई है, तो अब वो बिल्कुल भी मतलब लड़ झगड़ नहीं रही थी, बल्कि कहीं ना कहीं शांत हो गई थी, एकदम काम हो गई थी। अब यहाँ पे सीलिया डॉयना को एक पार्टी में आने के लिए कहती है जहाँ पे वैम्पायर्स की सबसे बड़ी हेड आने वाली है और
वेम्पायर्स कम्युनिटी ऑलमोस्ट सारा आएगा, जहाँ पे डॉयना को उसकी कम्युनिटी के सारे मेंबर्स मिलेंगे। इसी वक्त यहाँ पे मार्था पहुंच जाती है, क्योंकि मार्था को पता था कि जरूर सीलिया के पास में ही डॉयना होगी। और मार्था आती जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि मेरी बेटी कहाँ पे है। सीलिया नीचे उतरती है और कहती है कि तुम अपने बच्चों को आजाद करना सीखो, तुम अपने बच्चों को जाने दो, तुम आखिर इस तरीके से कैसे हरकत कर सकती हो। जिसके ऊपर तो मार्था और ज्यादा भड़क जाती है, क्योंकि उसे पता था कि जो उसका बेटा लेडिस्ले है वो इंसानों का खून पीने लग गया है, जो कि कम्युनिटी के बिल्कुल अगेंस्ट है, और ये बात का वो शिकायत बिल्कुल करेगी। तब यहाँ पे सीलिया कहती है कि मैं खुद कम्युनिटी हूँ, मेरा बेटा चाहे जो भी करे। कह सकते हैं कि वेम्पायर कम्युनिटी के अंदर ये बिल्कुल सेम साफ सिंपल सा रूल था कि कोई भी वेम्पायर का ही खून नहीं पिएगा, इंसानों का पीना है तो पियो। वैसे तो मना था खैर इंसानों का खून भी पीना, लेकिन एक वेम्पायर अपनी कम्युनिटी के वेम्पायर का खून ये तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। इसी वक्त नीचे डॉयना उतर जाती है और मार्था अपने साथ में डॉयना को ले जाती है। अब जब डॉयना ने अपनी माँ का ही टी शर्ट पहन रखा था और वो बिल्कुल शांत थी, कुछ कहती नहीं है, तो बार बार में मार्था पूछती है कि आखिर उसने तुम्हें क्या पट्टी पढ़ाई है, मुझे बताओ तो सही, आखिर बात क्या करी है। तब डॉयना अपनी माँ से झगड़ा कर लेती है कि आखिर आपने हमें इतने सालों तक सबसे दूर क्यों रखा, आपने मुझे चीजें बताई क्यों नहीं है, आप हमें कुछ कहती क्यों नहीं है। तो मार्था कहती है घर चलो, हम घर जाके सारी बात करेंगे, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, लेकिन अभी पहले घर चलो। लेकिन यहाँ पे डॉयना कहती है मुझे कहीं नहीं जाना, मैं घर नहीं जाऊंगी, मुझे स्कूल से बुलावा आया है, मैं वहीं पे जाऊंगी। दूसरी तरफ हम आंद्रे को देखते हैं। अब जब उसे होश आ गया था तो वो बुरी तरीके से डर गया था, क्योंकि उसने पहली बार एलिस को देखा था और उसे लगता है कि शायद उसके ऊपर कोई पुलिस केस हो जाएगा या फिर कोई और लोग है जो कि उसका खून पीना चाहते हैं। तो एलिस उसे समझाती है कि तुम्हारी माँ यहाँ पे छोड़कर गई और मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानती हूँ। तब यहाँ पे आंद्रे ये भी रिवील करता है कि भाई वो नॉर्मल है, बिल्कुल इंसानों के जैसा है, क्योंकि उसका बाप इंसान था तो वो भी इंसान है। तो एलिस कहती है मैं जानती हूँ, सब कुछ जानती हूँ मैं। तब यहाँ पे आंद्रे कहता है कि क्या आप मेरे फादर को जानती है। तब जाके कहीं ना कहीं अब एलिस को भी बिलीव होता है कि आंद्रे इतना ज्यादा हार्मफुल नहीं है और वो एक अच्छा लड़का है। इसी चक्कर में वो उसके हाथ से जो भी पट्टी वगैरह होती है, कह सकते हैं कि जिससे उसको बांधा हुआ था, वो खोल देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब डॉयना के साथ में मार्था उसके स्कूल जाती है। अब मार्था वेम्पायर थी तो इतनी तेज रोशनी में नहीं जा सकती थी, तो उसने काफी ज्यादा खुद को कवर अप कर रखा था। अब फाइनली वो प्रिंसिपल के सामने बैठी थी, इतना गरम गरम चीजें पहन के बैठी थी वो कि उससे वो पहना भी नहीं जा रहा था। और प्रिंसिपल कंटिन्यूअसली सवाल कर रहा था तुम कहाँ रहते हो, कहाँ नहीं रहते हो, एड्रेस वगैरह बताओ। तो सबसे पहले तो मार्था अपने कपड़े उतार देती है। उसके बाद में डॉयना को कहती है कि तुम जाओ, तुम्हारी तो काउंसलिंग की क्लास है तो तुम्हें चले जाना चाहिए। प्रिंसिपल भी हैंड टू हैंड उसे भेज देता है। अब जाके वो डॉयना की माँ मार्था से सामने बैठ के बात करता है कि हाँ अब बताइए आखिर आप कहाँ रहते हैं। डॉयना की माँ बहुत समझाती है मार्था कि ये चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैं अभी आपको कुछ कह नहीं सकती हूँ। तो प्रिंसिपल कहता है कि अगर आप एड्रेस नहीं बताएंगे, आईडी प्रूफ नहीं देंगे, तो मैं इस बच्ची को कैसे एडमिशन दूंगा, एग्जाम में ये बैठेगी कैसे। जिसके बाद में सीनियर काउंसलिंग के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। जो काउंसलिंग कर रही थी वो नसैर और डॉयना दोनों से पूछती है कि आखिर बातचीत क्या है, आखिर तुम लोगों में क्या चीज का झगड़ा है। यहाँ पे नसैर कहता है कि आखिर तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो, तुम्हारे साथ में कुछ तो गलत है। तब यहाँ पे डॉयना कहती है मेरे साथ में कुछ भी गलत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन नसैर कहता है कि कुछ तो गड़बड़ है, तुम मुझे देख के अजीब सा बिहेव करती हो, मुझे देख के घबराहट होने लगती है, तुम आखिर मुझे देख के बहुत अजीब सा शक्ल बना लेती हो, कुछ तो गड़बड़ कर रही हो, 2 बार तुमने मेरा खून पी लिया, सब कुछ बताओ। जहाँ पे डॉयना कहती है कि कुछ चीजें ऐसी है जो कि मैं सब कुछ नहीं बता सकती हूँ, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो मैं तुमसे शेयर नहीं कर पाऊंगी। इस बात के ऊपर नसैर को बहुत गुस्सा आता है और वो आधी काउंसलिंग छोड़ के चला जाता है। सेम टाइम पे डॉयना भी यहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ हम आंद्रे को देखते हैं, जहाँ पे एलिस उसकी बहुत ज्यादा देखभाल कर रही थी, उसे अच्छी खासी चीजें दे रही थी जिससे कि उसकी ब्लड सेल वापस से रिकवर हो सके, वो थोड़ा ठीक फील कर सके। एलिस आंद्रे को बताना शुरू करती है कि कैसे उसके फादर एक बहुत बड़े रिसर्च कर रहे थे जिसके अंदर सेल्स का म्यूटेशन होना सारी चीजें लिखी हुई थी। बीच के अंदर उसने ये सारी चीजें एलिस के साथ में डिस्कस करी थी। ये दोनों ही रिसर्च कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो आंद्रे का बाप था वो दगाबाजी कर सकता था। आंद्रे के बाप के पास में कई सारे सैंपल्स भी थे, लेकिन कभी भी प्रूफ वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर बाहर जाएगा तो हर कोई पूछेगा कि ये चीजें आई कहाँ से है। अब आंद्रे को भी टेंशन होने लगती है कि क्या वो सारे के सारे जो टेस्ट थे वो हम पे कर रहे थे, हमारी माँ के ऊपर कर रहे थे, हमसे ब्लड सैंपल्स ले रहे थे। एलिस कहती है कि देखो ये सब चीजें तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी है वो ये रिसर्च करना चाहता था। आंद्रे पूछता है किस चीज का रिसर्च, जहाँ पे एलिस बताती है कि सेल्स को बढ़ाने का रिसर्च, ताकि आप लॉन्गर लाइफ कैसे ले सकते हैं, आप ज्यादा सालों तक कैसे जी सकते हैं। लेकिन बीच के अंदर ये सारी रिसर्च धरी की धरी रह गई और ये शायद बात कम्युनिटी को पता चल गई थी। इसी चक्कर के अंदर उन्होंने आंद्रे के बाप को मार दिया और एलिस को छोड़ दिया, क्योंकि एलिस का इसमें कोई दोष ही नहीं था। एलिस ने कोई भी चीज सेल आउट नहीं करी थी, उस चीज का कोई मिसयूज नहीं करा था, उस चीज को पब्लिक नहीं करा था। लेकिन कहीं ना कहीं आंद्रे का बाप ये गलत चीज करने वाला था, यानी कि वेम्पायर्स की सीक्रेट को कहीं ना कहीं बाहर निकालने वाला था। जिसके बाद में सीनियर डॉयना के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। जब वो घर आती है तो उसे पता चलता है कि उसका कुत्ता बेचारा अधमरा पड़ा है। इस बात से वो बहुत ज्यादा भड़क जाती है और ऊपर आती है अपनी बहन इरिना के ऊपर अटैक कर देती है और चिल्लाने लगती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, वो हमारा बच्चा है, तुम आखिर ऐसे कैसे कर सकती हो। अब तक इनकी माँ आ गई थी मार्था, जो कि दोनों को अलग करती है। तब यहाँ पे डॉयना बताती है कि इसने हमारे कुत्ते को मार दिया है। तब यहाँ पे इरिना कहती है अरे मैंने मारा नहीं है, बस उसका खून पिया है, वो जिंदा है अभी भी। इस बात के ऊपर सबको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अब यहाँ पे मार्था बताती है कि आंद्रे ने मिल गया है और उसे सही जगह पे छोड़ दिया गया है। सब पूछते हैं कि आखिर आंद्रे कहाँ पर है, उसे हुआ क्या था। तब यहाँ पे मार्था कहती है कि मैं जिसके ऊपर विश्वास करती हूँ मैंने उसे उसके यहाँ पे छोड़ रखा है, क्योंकि उसके ऊपर अटैक हुआ था, लेडिस्ले ने उसके ऊपर अटैक करा था, उसका खून पी लिया था। ये बात जैसे इरिना और रेड सुनते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि क्या लेडिस्ले इतना बेकार लड़का, मतलब वो इंसानों का खून पीने लग गया, अब आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं डॉयना उसकी पक्ष ले रही थी
थी कि नहीं वो ऐसा नहीं कर सकता, वो तो मेरे साथ में था। तब यहाँ पे रेड बहुत ज्यादा भड़क जाता है और कहता है कि ये साले एक नंबर के बेकार वेम्पायर, पहले तो हमारे भाई को मारते हैं, उसका खून पीते हैं और फिर डायना की जान भी बचाते हैं, मतलब ये डबल गेम खेल रहे हैं। लेकिन अब मैं इन्हें जान से नहीं छोड़ूंगा, मैं बदला तो लेके रहूंगा, आखिर मेरे भाई को इन्होंने ऐसे कैसे काटा। रेड काफी ज्यादा भड़क जाता है, अपना हेलमेट वगैरह लेके निकल जाता है और कहीं ना कहीं डायना भी बहुत ज्यादा परेशान हो रखी थी कि आखिर उसकी फैमिली में चल क्या रहा है। एक भाई बीमार पड़ा है, उसका किसी ने खून पी लिया, एक भाई किसी को मारने गया है, एक बहन कुत्ते को मार रही है, माँ पता नहीं किधर है, मतलब फैमिली में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो डायना भी परेशान होकर चीजों को तोड़ फोड़ के निकल जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रेलवे स्टेशन पे एक आदमी किसी को उठाने के लिए आया, लेकिन यहाँ पे लेडिस्ले एक आदमी के साथ मिलके इसका खून पी जाते हैं बहुत बुरी तरीके से। यानी कि लेडिस्ले इंसानों का खून पीता है और ये बिल्कुल सच बात है, जो कि करना बिल्कुल गलत था। सेम टाइम पे रेड आ जाता है, एक वेम्पायर को मार दिया था और लेडिस्ले यहाँ से टाइम देख के बिल्कुल भाग जाता है। अगर वो नहीं भागता तो आज लेडिस्ले मारा जाता, लेकिन उसे ये पता चल गया था कि डायना के भाई रेड ने ही उसे यानी कि एक वेम्पायर को मारा और शायद वो आगे भी दूसरों को मार सकता है। इसी के साथ में गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा। वेम्पायर के एपिसोड नंबर 4 की स्टार्टिंग में हम डायना को देखते हैं। अब जैसा कि सीलिया उसके ऊपर काफी ज्यादा मेहरबान हो रही थी क्योंकि वो डायना को अपनी कम्युनिटी के अंदर एंटर करवाना चाहती थी। इसी के चक्कर में वो उसको एक फेवर देना चाहती थी। जैसा कि डायना के पास में अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, इसी चक्कर के अंदर वेम्पायर कम्युनिटी के अंदर एक ऐसा आदमी है जो कि फेक जाली डॉक्यूमेंट्स बनवाता था और अब डायना वहीं पे बैठी है और अपना सारा का सारा डिटेल देती है, उसका नाम, एज वगैरह सब कुछ, और ये सारा का सारा काम सीलिया ही उसके लिए करवाती है। कहीं ना कहीं डायना बहुत ज्यादा खुश थी कि फाइनली उसके पास उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे और वो कोई ना कोई काम कुछ कर ही सकती है, क्योंकि उसे एग्जाम देना था, स्कूल जाना था, ग्रेजुएट होना था और भी न जाने कितनी सारी चीजें। इसके फेवर में डायना को एक पार्टी अटेंड करनी थी। डायना को पता था कि अगर उसे इतना बड़ा फेवर मिल रहा है तो सीलिया जरूर उसे कुछ ना कुछ मांगेगी, जो कि एक पार्टी ही थी वेम्पायर कम्युनिटी की बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी, जिसे डायना ने आज तक अटेंड नहीं किया था क्योंकि मार्था ने यानी कि डायना की जो माँ है उसने अपने बच्चों को हमेशा से इस कम्युनिटी से दूर रखा था। जिसके बाद में हम डायना को ही देखते हैं जो कि अब फटाफट से उसके पास आइडिया आ गई थी, तो अपना एग्जाम देने के लिए भाग रही थी। इसी वक्त मार्था उसे साइड में लेकर आती है, उसका प्रिंसिपल भी साइड में लेकर आता है। कहीं ना कहीं मार्था ने इसके प्रिंसिपल को कुछ ना कुछ कहा होगा या फिर उसके साथ कुछ ना कुछ किया होगा, इस चक्कर में ये प्रिंसिपल मार्था का फैन हो गया था। अब ये दोनों मिलकर कोई प्लानिंग करते हैं कि डायना को ये वाला लेटर दे देंगे कि उसका जो आईडी कार्ड है वो चोरी हो गया, तो एटलीस्ट वो एग्जाम देने बैठ सकती है। तब यहाँ पे डायना इन्फॉर्म करती है कि उसके पास ऑलरेडी आईडी कार्ड है और वो ऐसा कोई भी झूठ नहीं बोलेगी। जब ये बात उसकी माँ को पता चलती है तो उसे समझ में आ गया था कि डायना ने पक्का सीलिया से मदद लिया और इसके बदले उसने जरूर कोई ना कोई मोटी रकम भी चुकाई होगी, यानी कि कह सकते हैं कि कोई ना कोई बात तो जरूर मानी ही होगी। जिसके बाद डायना फटाफट से अपने एग्जाम रूम के अंदर जाती है और अपना एग्जाम वगैरह देना शुरू कर देती है। जिसके बाद में सीन यहाँ आंद्रे के ऊपर शिफ्ट होता है। अब वो धीरे धीरे करके हील हो रहा था और अब जाके वो अपनी माँ से मिलता है। हालांकि मार्था को धूप बिल्कुल भी सूट नहीं होती है। आंद्रे जो कि हाइब्रिड था तो उसे धूप से कुछ भी नहीं होता है, लेकिन मार्था की हालत खराब होती जा रही थी। अभी दोनों आपस में बैठ के बात कर रहे थे। आंद्रे अपने बाप के बारे में कहता है कि क्या आपको पता भी है कि हमारा बाप हमसे झूठ बोल रहा था, उसने आपके डीएनए को टेस्ट करने की कोशिश की, हमारे ऊपर उसने रिसर्च करने की कोशिश करी, आपको लगता था कि हम नॉर्मल है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो तो पूरी दुनिया को हमारे जैसा बनाना चाहता था, वो इस चीज का एक्सपेरिमेंट करना चाहता था। मार्था मना करती कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस तुम्हारे लिए हमेशा अच्छा चाहता था, आखिर तुम्हें ये सब बातें कौन सिखा रहा है, क्या तुम्हें ये सारी बातें एलिस सिखा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आंद्रे को अब कहीं ना कहीं अपने बाप की सच्चाइयां पता चलती जा रही थी, तो वो अपनी माँ से भी कुछ खास बात करने में इंटरेस्टेड नहीं था, अपनी माँ को वहीं पे छोड़ जाता है। जिसके बाद में अब मार्था लड़ने के लिए एलिस के पास में आती है। तो यहाँ पे एलिस कहती है कि मैंने तो हमेशा तुम्हारी मदद ही करी है, मैं आज भी तुम्हारी बेटी की मदद करी हूँ, मैंने कल भी तुम्हारे बेटे की मदद करी थी, तुम्हारा बेटा मर रहा था और उसको जान से बचाया था, मेरे सामने जो जो चीजें हैं वो सारी मैं तुम्हें बता रही हूँ। तुम्हारे पति ने मुझे और तुम्हें दोनों को एक साथ धोखा दिया है, मुझे कोई दूसरी चीजें बताई थी, जैसे कि जीन्स को टेस्ट करना, हम लोगों को म्यूटेट करना, हम लोगों की डीएनए को रिसर्च करके हम लोगों के सेल्स को और ज्यादा बढ़ाना, एंटी एजिंग के सारे प्रूफ्स ढूंढना। लेकिन तुम्हें उसने बताया कि वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है, बल्कि बच्चों को नॉर्मल कर रहा है, उसने हमेशा हम लोगों के साथ में खेला ही है। लेकिन ये बात मार्था अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं थी कि उसका पति ने कुछ करा है, वो अभी भी अपने पति को इनोसेंट ही कहती है। लेकिन यहाँ पे एलिस को पता था कि वो आदमी ठीक नहीं था, यानी कि मार्था का हस्बैंड, और वो कहती है कि अब अगर तुम्हें अपनी बेटी का क्योर ढूंढना है, तुम्हें अपनी बेटी की जान बचानी है, तो तुम्हें मुझे डीएनए लाके देने पड़ेंगे, मैं रिसर्च करूंगी, उसके बाद ही मैं कोई एंटीडोट बना पाऊंगी। मार्था को लगभग 10 वेम्पायर्स के डीएनए लाने के लिए कहती है। तो यहाँ पे मार्था कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं किसी के मुंह के अंदर टेस्टर डालूंगी तो कोई मुझे डाल नहीं देगा। तो एलिस कहती है कि अगर तुम्हें तुम्हारी बेटी की जान बचानी है तो तुम्हें ये सब कुछ करना पड़ेगा, इसके आगे मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगी। जिसके बाद हम डायना को ही देखते हैं, वो अपने भाई आंद्रे से कंटिन्यूअसली कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, क्योंकि कई दिन हो गए थे अभी तक ये दोनों आपस में मिले नहीं थे। तो अभी भी आंद्रे ने उसका कॉल वगैरह नहीं उठाया था, वो अपने दोस्त मोजे के साथ में ही थी और बड़ी परेशान सी हो रही थी। मुझे पूछता है कि आखिर हुआ क्या है, जहाँ पे डायना कहती है कि मैं बड़ी कंफ्यूज हो रखी हूँ, मुझे नहीं पता कि आखिर मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, मुझे एक फैमिली फंक्शन अटेंड करना है जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं जाना। तो यहाँ पे मुझे उसे कहीं ना कहीं मोटिवेट करता रहता है कि अरे कोई दिक्कत नहीं है, फैमिली में थोड़े बहुत उल्टे सीधे लोग तो होते ही हैं, ज्यादा ज्यादा खाना अच्छा नहीं होगा, कजन्स अच्छे नहीं होंगे, लेकिन तुम एंजॉय करोगी, फैमिली के अंदर तो जाना चाहिए। लेकिन अब डायना कैसे बताए कि ये तो एक वेम्पायर कम्युनिटी की पार्टी है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक
होने वाली है और जैसे ही ये कहीं ना कहीं ग्रेजुएट हो जाएंगे तो ये अपनी लाइफ जीने के लिए इधर उधर निकल जाएंगे। मोजी को तो 1% आइडिया नहीं था कि उसकी बेस्ट फ्रेंड एक वेम्पायर हो सकती है। तो मोजी कहता है कि जैसे हम ग्रेजुएट होंगे तो हम जॉब करने जाएंगे, हमारे पास में पैसे होंगे, हम गेम्स खेलेंगे, हम घर लेंगे, हम सब कुछ अपना अपना करेंगे। और डोइना इस लाइफ को बस इमेजिन कर रही थी कि कब उसके लाइफ में ये दिन आएगा। जिसके बाद हम डोइना को देखते हैं जो कि अपने डॉग शोगन को लेके बस निकल ही रही थी, तभी उसे नसैर दिखता है। असल के अंदर नसैर यहाँ पे डोइना से ही बात करने के लिए आया था, लेकिन डोइना को देखते ही वो बस मना कर देता है कि नहीं, उसे बात नहीं करनी है। तब डोइना को पता चलता है कि जो उसका डॉग है शोगन, वो कहीं ना कहीं नसैर को पसंद करने लगा है क्योंकि वो उसके आगे पीछे घूम रहा था। तो डोइना यहाँ पे नसैर से एक हेल्प मांगती है कि प्लीज मेरी मदद करो, इस डॉग को तुम अपने साथ ले जाओ, मेरे घर पे ये सेफ नहीं है, इसके साथ कुछ तो हुआ है, किसी ने इसे काट लिया है और मैं चाहती हूँ कि तुम इसे अपने पास रख लो क्योंकि मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारा है। नसैर बहुत मना करता है कि भाई वो क्यों कुत्ता पालेगा, उसे नहीं पसंद, लेकिन फिर भी डोइना के इतना कहने पे वो डोइना के डॉग शोगन को अपने पास रख ही लेता है। जिसके बाद डोइना अब अपने घर पे आती है, सारी चीजों को देख रही थी और घर पे इन्विटेशन लेटर भी था जो कि आज रात की वेम्पायर पार्टी की कम्युनिटी का लेटर था। और यहाँ पे हम देख पाते हैं कि डोइना की जो माँ मार्था है वो भी काफी ज्यादा परेशान हो रखी है क्योंकि वो ब्लड वगैरह नहीं पी रही है जो कि सीलिया ने भेजा था इस पूरी फैमिली के लिए। तो यहाँ पे उसकी बड़ी बहन इरीना कहती है कि कोई बात नहीं, हमारी मॉम जल्दी ठीक हो जाएंगी, उन्हें छोड़ो, क्या तुम पार्टी में चलने वाली हो? जहाँ पे डोइना कहती है कि हाँ मैं चलने वाली हूँ। और डोइना को खुशी होती है कि उसकी बड़ी बहन इरीना भी जाने वाली है क्योंकि इरीना तो हमेशा से इस वेम्पायर कम्युनिटी की एक मेंबर रहना चाहती थी। और तभी यहाँ पे डोइना को अपना भाई आंद्रे भी मिल जाता है, ये दोनों मिलते हैं, बातचीत वगैरह करते हैं। इन दोनों को अच्छा लगता है कि चलो भाई आंद्रे ठीक है, वापस लौट के आ गया है, काफी सारी चीजें हुई थी इनके बीच में। तो यहाँ पे आंद्रे अपनी बहन को अपने साथ चलने के लिए कहता है कि अब हमें घर बार छोड़ देना चाहिए, हमें हमारे अकॉर्डिंग रहना चाहिए, चलो तुम मेरे साथ चलो। लेकिन डोइना उसे मना कर देती है और कहती है कि उसके एग्जाम्स है तो उसे पढ़ना वगैरह है। लेकिन आंद्रे को पता था कि ऐसा कोई एग्जाम वगैरह नहीं है और कहीं ना कहीं वो कम्युनिटी की मेंबर बनने वाली है। इस चीज से आंद्रे को बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी और उसे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था कि उसकी छोटी बहन जो कि अभी तक सबसे इनोसेंट है, नॉर्मल इंसान जैसी इंसान है, और वो आखिर वेम्पायर कम्युनिटी में कैसे जा सकती है। तो आंद्रे यहाँ से गुस्सा होकर खुद का सामान वामान लेके निकल जाता है। जिसके बाद हम मार्था को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा बर्न हो रखी थी क्योंकि अभी अभी धूप से ही आई थी वो। तो उसका बेटा रेड उसके ऊपर आइस वगैरह लगा रहा था और कहने की कोशिश करता है कि आप शांत हो जाइए, आप फालतू की टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मार्था बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी कि उसकी बेटी वेम्पायर कम्युनिटी के अंदर जाने वाली है, वहाँ की पार्टी अटेंड करेगी जो कि उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जिन चीजों से वो उसे बचा रही थी वो उसी के अंदर जाने वाली है। मार्था का बेटा रेड कहता है कि मॉम आप टेंशन मत लीजिए, आपके साथ मैं यहाँ पे रुकूंगा, उन्हें जाने दीजिए। जिसके बाद में सीन यहाँ रात के अंदर शिफ्ट हो जाता है। पार्टी का माहौल था, इरीना अपने साथ में डोइना को उस जगह पे लेकर आई थी जो कि आज से न जाने कितने सालों से ये पार्टी चल ही रही है। यहाँ पे सारे के सारे वेम्पायर्स हैं। डोइना का ब्लड सूंघ सूंघ के तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ के वेम्पायर्स भी पागल होते जा रहे हैं। यहाँ का माहौल देखती है, पहले उसे ठीक लग रहा था, अजीब भी लग रहा था, यानी कि बहुत सारे इमोशंस उसके पास में थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं सारे के सारे वेम्पायर्स हैं, सबके अपने अपने रूल्स है, कम्युनिटी के कुछ रूल्स हैं। इरीना तो जाती है अपने दोस्तों के बीच में चली जाती है, लेकिन वो भी ऐसी आर्टिफिशियली दोस्ती लग रही थी, कोई खास दोस्ती नहीं लग रही थी। अब यहाँ पे डोइना आगे बढ़ती है, तभी उसे लेडिस्ले मिल जाता है जो कि कहीं ना कहीं कह सकते कि हाँ उसका अच्छा दोस्त बन ही चुका था। तो वो यहाँ पे उसे सबसे एल्डरली लेडी से मिलवाता है, उसको दिखाता है और कहता है कि ये 500 साल की हो चुकी है, हमारे बीच में सबसे एल्डर है, सबसे बड़ी है और सबसे ज्यादा खतरनाक भी है। तो डोइना कहती है कि क्या मुझे उन्हें हेलो करना चाहिए? तो लेडिस्ले मना कर देता है कि उनसे जितना दूर रहोगे उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। ये सेम चीज सीलिया भी अपनी एल्डर को इन्फॉर्म कर देती है कि आखिरकार वो डोइना को यहाँ पे ला पाई क्योंकि डोइना की पूरी फैमिली ने ही बॉयकॉट कर रखा था, वो यहाँ पे आते ही नहीं थे इस जगह पे। दूसरी तरफ हम मार्था को देखते हैं जो कि बड़ी परेशान हो रही थी क्योंकि उसे अपनी बेटी को क्योर तो करना ही था, उसे एक नॉर्मल इंसान तो बनाना ही था। तो इस चक्कर के अंदर अब वो डीएनए इकट्ठा करना शुरू करती है। उसके विजन्स के अंदर उसका पति भी आता है जो कि उसके नजदीक आता है। तो अब वो और ज्यादा सोचती है कि अब आखिर उसे करना क्या है, क्या वो आखिर सैंपल्स लाएगी तो लाएगी कहाँ से। तब उसका दिमाग चलने लग जाता है कि यहाँ पे अब मार्था को भी कहीं ना कहीं खुद के पति के विजन्स आ रहे थे और अब जाके उसे ये चीज समझ में आ गई थी कि उसे क्या करना है, उसे सैंपल्स इकट्ठे करने थे। तो शायद हो सकता है कि वो पार्टी में चली जाए क्योंकि पार्टी एक ऐसी जगह है जहाँ पे उसे भरपूर डीएनए मिल सकते हैं। जिसके बाद में हम यहाँ आंद्रे को देखते हैं जो कि एलिस के पास आ चुका था उसे गिफ्ट देने के लिए क्योंकि उसी ने उसकी जान बचाई थी, तो बॉटल वगैरह लाया था। तो ये दोनों साथ में बैठ के पीने वगैरह लग जाते हैं। तो यहाँ पे एलिस पूछती भी है कि क्या तुम अपनी माँ को क्या कर आए हो, लेकिन आंद्रे का कहीं ना कहीं खुद की माँ से विश्वास उठ चुका था क्योंकि सब उससे कुछ ना कुछ झूठ ही कह रहे थे, उसे अपने घर के अंदर रहना अच्छा नहीं लग रहा था। तो वो कहता है कि मुझे अब किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि मैं कहाँ जाऊँ और कहाँ नहीं जाऊँ। जिसके बाद हम डोइना को देखते हैं, लेडिस्ले उसे उठा के कमरे के अंदर ले गया था जहाँ पे उसके पास एक बॉटल रखी थी और उसके अंदर अलग ही तरीके का ब्लड था। जब डोइना पूछती कि आखिर किस तरीके का ब्लड है तो यहाँ पे लेडिस्ले हंसने लगता है क्योंकि ये किसी जानवर का तो खून हो ही नहीं सकता, ये पक्का किसी इंसान का ही खून है, लेकिन जो कि बिल्कुल इलीगल है, यानी कि इन वेम्पायर्स को पिलाना सही चीज नहीं है। लेकिन लेडिस्ले कहता है कि एक एक ड्रॉप ही तो गई है, क्या ही फर्क पड़ता है, और तुम यहाँ पे कौन सी बहुत पुरानी हो जो ओबीडेंट बन रही हो, अभी अभी तो आई हो और आखिर तुम्हें यहाँ की रूल्स रेगुलेशन माननी ही क्यों है? चीजें तो होती है तोड़ने के लिए है, ये सारे के सारे रिचुअल्स पता नहीं कितने सालों से चल रहे हैं, ट्रेडिशन हर साल फॉलो किए जाते हैं, तो आखिर क्यों ना कोई नई चीज करी जाए। और मैं तो वैसे भी ऐसा लग रहा है तुम्हारा इंतजार कर रहा था किसी नए पर्सन के आने का। कहीं ना कहीं लेडिस्ले डोइना को पसंद करता था और वो उसके पास आता है और उसे भी ब्लड की बोतल देके निकल जाता है क्योंकि ऑब्वियसली बात है डोइना उसके सामने तो पिएगी नहीं क्योंकि सबको पता चली जाएगा। खैर पता तो वैसे भी था। तो जैसे यहाँ से लेडिस्ले जाता है तो डोइना उठा के वो बोतल पी जाती है जिसके अंदर कह
सकते हैं थोड़ा सा नशा भी था और इंसान का ब्लड पीते ही तो डोइना भी एकदम झूमने लग जाती है। वो बाहर आती है, देखती है हर कोई किसी न किसी से लगा हुआ है, लड़का लड़की 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 सब एक दूसरे से लगे हुए हैं। उसकी बहन इरिना उसे पकड़ लेती है और कहती है कि देख लेडिस्ले से दूर रहे, वो नेमिथ फैमिली से है, हमारे सबसे बड़े राइवल है, उनमें से कोई भी सगा नहीं है। तुम्हें अगर यहाँ पे रहना है तो अपने दोस्त बहुत अच्छे से चूज करने पड़ेंगे, तुम्हें सदियों तक यहीं पे रहना है, तो सोच समझ के अपनी दोस्तियां करो और उस लेडिस्ले के ऊपर तो बिल्कुल भी भरोसा मत करना। और तभी यहाँ पे एकदम से माहौल बिल्कुल बदल जाता है, म्यूजिक वगैरह सब कुछ रुक जाती है क्योंकि इतने सालों बाद मार्था यहाँ पे लौट चुकी थी। मार्था ने एक इंसान को पसंद किया था, इसी चक्कर के अंदर वैम्पायर कम्युनिटी से मार्था अलग हो गई थी। आखिरकार आज वो यहाँ पे अपने सारे बच्चों के साथ में है। खैर आंद्रे नहीं था लेकिन तो भी अब टोस्ट किया जाता है। मार्था अपने हाथ के अंदर एक ब्लड का ग्लास ले लेती है और तभी यहाँ पे जो सबसे एल्डर वुमन है वो भी पहुंच जाती है जिसका नाम बेलन है और वो भी आके कहती है कि कोई दिक्कत नहीं है, अब जो हो गया सो हो गया, एक बार जो कम्युनिटी का मेंबर है वो हमेशा कम्युनिटी का मेंबर रहेगा। उसके बाद में सभी टोस्ट करके ड्रिंक वगैरह करने लगते हैं और देखते ही देखते डांस वगैरह स्टार्ट हो जाता है। किसी को विश्वास तो नहीं था कि मार्था आखिर यहाँ पे क्यों आएगी, क्या करने के लिए आएगी, लेकिन फिर भी मार्था यहाँ पे सीलिया के साथ में डांस करने लग जाती है। मार्था और सीलिया बहुत पुराने दोस्त थे तो बहुत अजीब तरीके का इंटीमेट वाला डांस कर रहे थे। उसका रीजन ये था कि मार्था को ब्लड सैंपल्स चाहिए थे। इसी चक्कर के अंदर वो सीलिया को बाइट कर जाती है लिप्स पे ताकि उसके पास उसका ब्लड आ सके। वहीं पे दूसरी तरफ सब लोग बहुत अजीब तरीके से डांस कर रहे थे, सबको नशे हो रखे थे। अब डोइना को उठा के सीधा एल्डरली बेलन के पास ले आया जाता है। हालांकि उसे बेलन के पास नहीं लाना चाहिए था। तब यहाँ पे बेलन का असली चेहरा पता चलता है कि भाई वो बहुत खतरनाक लेडी है, कहीं ना कहीं डोइना को अब्यूज करना चाहती है। डोइना को पास बुला के उसे अपने पास बुलाती है और कहती है कि तुम में और मुझ में एक बहुत बड़ा चीज सिमिलर है, तुम और मैं दोनों सन के अंदर जा सकते हैं, यानी कि मैं जितनी स्पेशल हूँ तुम भी इतने सालों बाद एक स्पेशल लड़की ही निकल के आई हो, तुम्हारी माँ ने तुम्हें अभी तक कुछ भी नहीं बताया है। चीजें काफी ज्यादा बदलती जा रही है। दूसरी तरफ हम मार्था का सीन देखते हैं जो कि अपने बेटे रेड को कहती है कि फटाफट से अपनी बहन डोइना को ढूंढो, हमें यहाँ से निकलना है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं मार्था फटाफट से सैंपल इकट्ठे करने वाली थी। वो किचन के अंदर जाती है, सबसे पहले तो अपना मुंह पहुंच के सीलिया का ब्लड ले लेती है। इसी के साथ में जितने भी ग्लासेस थे उन सब के ऊपर डीएनए ले लेके अपने पास रखने लगती है। दूसरी तरफ हम बेलन को देखते हैं जो कि डोइना को हरेस कर रही थी, परेशान कर रही थी और उसकी फर्टिलिटी चेक करना चाहती थी, क्योंकि वो डोइना को कहती है कि जब मैं 17 साल की थी तो मैंने बच्चे पैदा कर दिए थे और तुमसे होने वाले बच्चे तो बहुत ज्यादा अमेजिंग होंगे, बहुत ज्यादा पावरफुल होंगे। अब यहाँ पे डोइना उसे धक्का देती है कि आखिर आप क्या कर रही है, मुझे पेन हो रहा है। लेकिन ये जो बेलन है कहीं ना कहीं पता नहीं क्या ही इसके इंटेंशन थे और डोइना को बहुत ज्यादा हरेस करने लग जाती है। डोइना जिसके बाद में बेलन के सर के अंदर लगा हुआ एक स्टिक था उसी से उसको स्टैप कर देती है, घुसा देती है उसके अंदर। तो ये बूढ़ी औरत तो थी ही, सीधा उसके मुंह से ब्लड वगैरह निकलने लग जाता है और डोइना वहाँ पे टाइम देख के भाग जाती है, निकल जाती है। उसे पता था कि अब वो अगर पकड़ी गई तो उसके तो बहुत बुरे वाले लग जाएंगे, तो इधर उधर भागती है, किचन के अंदर जाती है जहाँ पे उसे उसकी माँ मिल जाती है। तो यहाँ पे मार्था कहती है आखिर हुआ क्या था, मुझे सब कुछ बताओ, ये तो हमारी एल्डर का यानी कि बेलन का है, तुमने आखिर क्या किया है, हुआ क्या था। डोइना रोई रही थी तो उसकी माँ मार्था उसको लेके भागती है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने ही वाला है। इतनी देर में तो यहाँ हड़कंप मच जाता है, सबको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि बेलन को यानी कि एल्डरली को किसी ने मारा है, तो पूरे के पूरे गेट्स वगैरह बंद कर दो, किसी को भी बाहर मत जाने दो। तो यहाँ पे मार्था और डोइना एक साथ में निकलने वाले थे, लेकिन ये इंतजार कर रहे थे कि अगर कोई गलत जना आया तो इसे मार देंगे, लेकिन असल में तो लेडिस्ले है जो कि छुपे हुए रास्ते से इन दोनों को जाने की जगह बता देता है। जाने से पहले डोइना उसे हाथ मिला के जाती है क्योंकि लेडिस्ले ने उसकी भागने में मदद करी, क्योंकि कहीं ना कहीं लेडिस्ले को भी पता चली जाएगा कि वो भाग रही है, इसका मतलब पक्का एल्डरली को इसने ही मारा होगा। जिसके बाद में हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। जितने भी गार्ड्स थे मार्था की फैमिली को, मार्था के बच्चों को पकड़ने के लिए भागने लगते हैं, क्योंकि आइडिया तो लगी गया था क्योंकि मार्था ही नहीं आई थी और बेलन को मारना यानी कि एल्डरली को मारना तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है। अब डोइना जो कि उजाले के अंदर निकल सकती थी तो वो तो बेचारी बाहर निकल जाती है और पीछे मार्था जो थी वो रह जाती है। वो खुद का मास्क वगैरह पहनती है, सारे के सारे कवर अप करती है, उसके बाद में घर से बाहर निकल जाती है। जिसके बाद में सीन आंद्रे के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे एलिस से बात वगैरह कर रहा था। एलिस यहाँ पे आंद्रे के बाप की एक क्लिप चलाती है और कहती है कि मेरे पास आखिर के अंदर बस यही बचा है सुनाने के लिए, और उस क्लिप के अंदर था कि कैसे आंद्रे का बाप इसी डीएनए के ऊपर काम कर रहा है, सारी की सारी चीजों को चेकआउट कर रहा है, डीएनए के ऊपर रिसर्च कर रहा है कि वो एजेस को कैसे बढ़ा सकता है। उसने कई सारे प्रूफ्स तो ले लिए हैं, लेकिन अभी भी उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि वैम्पायर थ्योरी भी सच हो सकती है। असल के अंदर जीन्स भी बदल सकते हैं, किसी की भी एज को बढ़ाया जा सकता है, और इसी के पीछे वो सारी चीजें करना चाहता है। यानी कि अगर अपना सब कुछ लुटा भी देगा तो भी उसे बस इस चीज का क्योर निकालना है, किसी के भी सैंपल्स ले लेगा। इन बातों को सुन के आंद्रे को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है कि उसका बाप कितना बुरा आदमी था। जिसके बाद में हम यहाँ मार्था को देखते हैं जो कि बेचारी भाग ही रही थी उजाले में, लेकिन तभी सीलिया के गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया, गाड़ी के अंदर बिठा लिया, उसकी चेकिंग वगैरह करी गई तो उसमें ब्लड सैंपल्स मिलते हैं। तो और ज्यादा गुस्सा आ जाता है इन लोगों को। सीलिया कहती है कि इसके कपड़े वगैरह उतारो, चेक करो इसे अच्छे से। मार्था रोने लग जाती है और कहती है कि देखो प्लीज छोड़ दो, मेरे बच्चों को छोड़ दो, तुम्हें मेरे साथ जो करना है कर लो, लेकिन मेरे बच्चों को छोड़ दो, मेरे बच्चों का इसमें कोई हाथ नहीं है। लेकिन सीलिया कोई भी बात नहीं सुनती है। मार्था जो कि उसकी फ्रेंड थी तब भी उसे नहीं छोड़ती है और मार्था के सारे कपड़े उतार के उसे सीधा धूप के अंदर भेज देती है। अब मार्था एक वैम्पायर है तो धूप से जैसे उसका कॉन्टैक्ट होता है बेचारी बहुत गंदी वाली जल जाती है, पूरी की पूरी जल जाती है। और इसी के साथ में गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा। वैम्पायर के एपिसोड नंबर 5 के स्टार्टिंग में हम डोइना, इरिना, रेड तीनों को एक साथ में देखते हैं
हैं, क्योंकि लास्ट एपिसोड के अंदर ये तीनों भाग गए थे, इनकी माँ पीछे रह गई थी और ये तीनों कंटिन्यूसली अपनी माँ को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनकी माँ फोन नहीं उठा रही है। इन्हें ये भी नहीं पता था कि सीलिया ने इनकी माँ को पकड़ लिया था, ऊपर से जला भी दिया था। तभी कम्युनिटी की तरफ से एक मैसेज आता है जो कि इनकी कम्युनिटी ग्रुप पे ही था, यानी कि वैम्पायर्स के बीच में, और इन्हें पता चल जाता है कि इनकी माँ को बुरी तरीके से जला दिया। इस चक्कर में रेड जो है डायना के ऊपर बहुत जोर जोर से चिल्लाता है कि जब तुझे माँ ने मना किया था कि तू वहाँ पे मत जा, तुझे क्या पंचायती थी वहाँ पे जाने की, देख अब हमारी माँ का क्या हाल हुआ है। अब यहाँ पे डायना भी खुद को बहुत ज्यादा दोष देने लग जाती है कि उसके चक्कर के अंदर उसकी माँ बेचारी जल गई है और शायद मर भी गई होगी। और यहाँ पे रेड रेडी होने लगता है अपनी माँ को ढूंढने के लिए। यहाँ पे दूसरी तरफ हम आंद्रे को देखते हैं। असल के अंदर आंद्रे ने अपनी माँ को ढूंढ लिया था और वो एलिस के साथ में ही थी और हॉस्पिटल के अंदर ये दोनों खड़े थे। अब यहाँ पे एलिस कहती है शहर का सबसे अच्छा हॉस्पिटल है जो कि बर्न विक्टिम्स को ठीक करता है, तो तुम्हारी मॉम जल्दी ठीक हो जाएगी। लेकिन आंद्रे उसे समझाता है कि हमारी मॉम दूसरों की जैसे नहीं है, वो मेडिकेशंस नहीं ले सकती। अगर इन लोगों ने मॉम को कुछ खिलाने की कोशिश करी या फिर कोई मेडिकेशंस इनपुट करे तो हमारी मॉम कुछ भी रिएक्ट कर सकती है, वो जिंदा भी नहीं बचेगी। अगर इसका कोई सॉल्यूशन है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई बहनों के पास में है। हमें मेरी मॉम को यहाँ से जल्द लेके जाना पड़ेगा, कुछ भी करके बस यहाँ से लेके ही जाना पड़ेगा। आंद्रे फटाफट से अपने घर पे कॉल करता है। इतनी देर में रेड निकलने ही वाला था, लेकिन इन तीनों को पता चल जाता है कि आंद्रे ने इनकी मॉम को ढूंढ लिया है और वो घर जल्दी से लेकर आ रहा है। अब यहाँ पे एलिस और आंद्रे फटाफट से किसी नर्स को इधर उधर भेज देते हैं पेपर वर्क करने के लिए और इसकी मॉम को वेंटिलेटर से हटा के भगाने लगते हैं। हालांकि कोई अगर इन्हें देख लेता तो शायद इन्हें पकड़ लेता, लेकिन तब तक तो आंद्रे और एलिस मार्था को उठा के ले गए थे। दूसरी तरफ हम यहाँ नसैर को देखते हैं, मोजी के साथ में बैठा था और नसैर को बहुत ज्यादा डाउट हो रहा था कि आखिर डायना के अंदर कुछ तो ऐसी चीज है जो कि वो छुपा रही है, हमें आखिर उससे एक बार बात करनी चाहिए क्योंकि वो बिहेव इतना अलग करती है, हमें उसके घर जाना चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मोजी जो कि उसके बचपन का दोस्त था उसे भी नहीं पता कि आखिर डायना कहाँ पे रहती है। तो नसैर कहता है कि भाई वो तेरे साथ में बड़ी हुई है। तो मोजी कहता है कि हाँ बिल्कुल वो मेरे साथ बड़ी हुई है, यही रहती होगी गली के पीछे उस अपार्टमेंट में। लेकिन आज तक मोजी को भी इवन नहीं पता था कि डायना कहाँ पे रहती है और नसैर को बस डाउट ही हो रहा था कि कुछ तो ऐसी बात है जो कि छुपाई जा रही है, डायना किसी चीज में फंसी हुई है, तो कुछ तो पता करना ही पड़ेगा। इतनी देर में इनका डॉग भी जोर जोर से भौंकने लगता है शोगन। नसैर को आइडिया आता है कि शायद ये लोग शोगन की मदद से डायना के घर तक पहुंच सकते हैं, जिसके बाद हम डायना को और घर की तरफ देखते हैं। अब यहाँ पे आंद्रे उसकी मॉम को लेकर आता है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, पूरी तरीके से जली हुई थी उसकी बॉडी, और घर पे लेकर आते हैं तो सब बहुत बुरी तरीके से रोने लगते हैं। इसकी माँ को रखा जाता है। अब तक एलिस भी ऊपर आ चुकी थी। इस चीज को देख के रेड बहुत ज्यादा भड़क जाता है, गुस्सा करने लगता है कि हमारे घर के अंदर कोई भी दूसरा मेंबर नहीं आ सकता। आंद्रे समझाता है कि ये अगर नहीं होती तो शायद कभी भी इनकी मॉम घर पे नहीं आ पाती है, तो इसे प्लीज अलाउ करो। लेकिन रेड बहुत ज्यादा भड़का हुआ था और किसी भी इंसान को आसपास नहीं देखना चाहता था। इसी चक्कर के अंदर आंद्रे और एलिस दोनों बाहर खड़े हो जाते हैं। अब टाइम था इनकी मॉम को इतने बड़े ट्रॉमा से बाहर निकालने का, तो फटाफट से रेड उसकी मॉम के ऊपर चढ़ता है, अपने हाथ को काटता है क्योंकि उसी का ब्लड ही था, कह सकते कि वैम्पायर का ब्लड ही था जो कि इसकी माँ को ठीक कर सकता है। बार बार में डायना कहती है कि मुझे करने दो, लेकिन रेड मना कर देता है कि तुम हाइब्रिड हो, तुम एक मिक्स ब्रीड हो, तुम्हारी ब्लड एकदम प्योर नहीं है, हो सकता है हमारी माँ की जान भी चली जाए, तो ये सिर्फ और सिर्फ मैं ही करूंगा। रेड अपना हाथ काटता है, अपनी माँ के अंदर बहुत ज्यादा ब्लड डालता है, उसका मुंह खोलता है, सब कुछ करता है, लेकिन इनकी माँ होश में नहीं आती है। वो बिल्कुल फेंट हो रखी थी, बिल्कुल बेहोश थी। डायना भी रोने लग जाती, सब रोने लग जाते हैं क्योंकि इनकी माँ, मतलब यही एक आखिरी ऑप्शन था इनकी माँ को बचाने का, लेकिन वो भी काम नहीं करता, यानी कि ब्लड कोई काम में आ ही नहीं रहा था। इसी वक्त यहाँ पे इरीना आती है और वो अब एलिस से मदद मांगती है कि क्या तुम कुछ कर सकती हो। तो यहाँ पे एलिस कहती है कि देखो मेरे पास में भी कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है कि आखिर इन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है। मैं तुम लोगों को कोई भी प्रॉमिस नहीं करूंगी, बस सबसे पहले इन्फेक्शन रोकना होगा और हम बस कोशिश ही कर सकते हैं। जिसके बाद में एलिस यहाँ पे मार्था को एक बाथटब के अंदर लेटा देती है, उसका खून वगैरह साफ करती है और सबको काम पे लगा देती है कि जो फिश की जो स्किन होती है वो निकाल के लेके आओ, क्योंकि अगर कोई जल जाता है उसके ऊपर अगर फिश की स्किन लगाई जाती है तो बहुत जल्दी हील हो जाती है। तो यहाँ पे आंद्रे रेड बैठ के यही सब काम कर रहे थे। अब रेड को बिल्कुल भी नहीं पसंद था कि कोई इंसान जो कि एलिस है और शायद हो सकता है कि वो उनके फादर से भी मिली हुई हो, तो वो यहाँ पे आके काम करे। तब यहाँ पे डायना बार बार में रोने लगती है और आखिरकार सबको सच बता ही देती है कि ये इनकी माँ ने नहीं, मतलब मार्था ने एल्डर बेलन को नहीं मारा बल्कि डायना ने मारा। तो सब पूछते हैं कि आखिर डायना ने ऐसा क्यों किया। तो डायना कहती है कि वो मेरा रेप करने वाली थी, मुझे हरास कर रही थी, बहुत ज्यादा उल्टी सीधी चीजें कर रही थी। तब यहाँ पे सब शांत हो जाते हैं। सारे भाई बहन कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुमने सेल्फ डिफेंस में किया जो भी किया, लेकिन ये बात अब किसी को भी पता मत चलने देना, क्योंकि अगर किसी को पता चला तो वो हमें हर जगह ढूंढेंगे, बहुत भयंकर वाला ढूंढेंगे और हम सबके सब डेंजर के अंदर आ जाएंगे, हमारी फैमिली में से कोई भी नहीं बचेगा। ओवरऑल उन्होंने सजा देनी थी, सजा हमारी माँ को मिल गई है तो बात खत्म हो जाएगी, तो तुम ये बात किसी को भी मत बताना। जिसके बाद में हम नसैर को देखते हैं, वो शोगन को लेके इधर उधर मार्केट के अंदर घूम ही रहा था कि आखिर बस उसे डायना का घर मिल जाए। जिसके बाद में सीन या सीधा सीलिया के ऊपर और लेडिस्ले के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। अब यहाँ पे सीलिया अपने बेटे लेडिस्ले को बताती है कि कैसे इनकी एल्डरले जो है बेलन वो उठ गई है और उसने बताया है कि मार्था ने नहीं मारा था बेलन को बल्कि डायना ने मारा था और वो दोनों ही यहाँ से भाग गए हैं। तो अब यहाँ पे लेडिस्ले हमेशा से कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि डायना के फेवर में था, सपोर्ट में था, तो वो अपनी माँ को एकदम से डरा देता और कहता है कि मेरी बात सुनो, अगर आपने गलत सस्पेक्ट को पकड़ा है, यानी कि सजा डायना को देनी थी, लेकिन अगर आपने
मार्था को जला दिया है तो चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी। तो कोशिश करना कि आप इन चीजों से दूर रहो, नहीं तो आपको भी पनिशमेंट मिल सकती है। जिसपे इसकी माँ कहती है कि तुम बात तो सही कह रहे हो, लेकिन सच बताओ आखिर तुम किसके फेवर में हो। तो उसका बेटा कहता है कि बिल्कुल आपके साथ में हूँ। तो सीलिया यहाँ पे कहती है कि तुम मेरे साथ मजाक मस्ती कर सकते हो, लेकिन कभी भी मेरे अगेंस्ट मत जाना। तो अब लेडिस्ले ऑब्वियसली बात है अपनी माँ की बात ही सुनेगा इस वक्त। तो वो अपनी माँ से पूछता है तो आप बताओ आखिर मैं क्या करूँ। तो सीलिया कहती है कि उसे और परेशान करो, उसे और ज्यादा सेड्यूस करो, कोशिश करो कि वो हमारे हिस्से के अंदर आ जाए, हमें सपोर्ट करे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अब तो उसे यहाँ पे लाना ही पड़ेगा। तो लेडिस्ले कहता है ठीक है मॉम, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। जिसके बाद में सीन यहाँ एलिस के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जो कि मार्था के ऊपर फिश की स्किन वगैरह लगा रही थी और तभी यहाँ पे रेड भी खड़ा था और अब यहाँ पे वो एलिस को डराने लगता है और उसे सारी सच्चाई बताने लगता है कि क्या तुम मेरा शक्ल भूल गई हो, क्या तुम मेरी आंखें भूल गई हो, क्या तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा है। वहाँ पे रात के अंदर जो मास्क पहन के आता था वो मैं था। अब इस बात से एलिस काफी ज्यादा डर गई थी और अब हमें बताया जाता है कि आखिर रेड और एलिस के बीच में क्या था वो हमें आगे बताया जाएगा। लेकिन अभी हालांकि रेड ने एलिस के साथ में एक डील कर ली थी कि अगर उसने मार्था को यानी कि उसकी मॉम को नहीं बचाया तो वो एलिस को जान से मार देगा। तो ये डील रही कि अगर उसे खुद की जान बचानी है तो फिर उसे मार्था की जान बचानी पड़ेगी। दूसरी तरफ हम नसैर को देखते हैं जो कि शोगन के साथ में एक दरवाजे के बाहर जाके खड़ा हो जाता है और बस वेट करता है कि अगर ये दरवाजा खुले तो वो अंदर डोइना के घर पे जा सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एलिस ने अभी सारी की सारी बात आंद्रे को खड़े रह के बता दी थी कि मैं बहुत बुरी तरीके से डरी हुई थी, मैंने सारी की सारी रिसर्च वगैरह छोड़ दी थी, उन सब का कारण और कोई नहीं बल्कि तुम्हारा भाई रेड है। गायब हुए थे तो हमारी ऑलमोस्ट रिसर्च बन चुकी थी, मैं कहीं ना कहीं उसे पब्लिश भी करने वाली थी, बस छोटे मोटे एविडेंस ही थे जो कि बाकी थे। लेकिन तब वहाँ पे रेड आया था और उसने मुझे बहुत बुरी तरीके से धमकाया था कि अगर मैंने कुछ भी पब्लिश किया तो वो मुझे जान से मार देगा। अब इसके अंदर क्या हो सकता है, क्या तुम्हारे फादर के गायब होने में उसका हाथ है या फिर उसी ने कुछ करा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मुझे बहुत ज्यादा अनसेफ फील हो रहा है। जिसके बाद में आंद्रे ये सारी बात सुनता है और एलिस को फटाफट से अपने कमरे के अंदर ले आता है और कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरा भाई ऐसा कुछ कर सकता है, उसने तुम्हें डराने की कोशिश करी, तुम यहाँ पे सेफ हो, जब तक चीजें ठीक नहीं हो जाती है तुम मेरे पास रहो, यहाँ पे बिल्कुल सेफ रहोगी। जिसके बाद में सीनियर डोइना के ऊपर शिफ्ट होता है, वो खुद की माँ के पास में आती है। ऑब्वियसली बात है उसे अपनी माँ बहुत ज्यादा प्यारी थी, वो उसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकती थी, तो वो अपनी माँ को स्माइल करके कहती है कि आप मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकती है। अब डोइना के पास एक ऑप्शन था, कहीं ना कहीं उसे भी पता था कि वो हाइब्रिड है और बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो खुद के हाथ को काट लेती है क्योंकि उसके बेटे का खून तो काम नहीं आया। अब डोइना अपने ब्लड को अपनी माँ के मुंह से लगा देती है और यहाँ पे सच में एक बहुत बड़ा मिरेकल हो जाता है। डोइना का ब्लड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, एक मेडिसिन था कह सकते हैं, और यहाँ पे जो मरी हुई मार्था थी वो जिंदा हो जाती है, डोइना का ब्लड पीने लग जाती है, अपनी बेटी का खून पी जाती है, उसके हाथ को काट काट के मतलब ऑलमोस्ट काफी सारा खून पी जाती है। लेकिन सबसे मिरेकल वाली बात ये थी कि मार्था जिंदा हो चुकी थी और डोइना बेचारी बिल्कुल बेहोश हो जाती है, नीचे गिर जाती है, उसका इतना सारा ब्लड लॉस हो गया था। जिसके बाद में सी नसैर के ऊपर शिफ्ट होता है। अब जैसे दरवाजा खुलता है तो नसैर अंदर आने की कोशिश करता है और देखता है कि अब आखिर वो डोइना के घर तक कैसे पहुंच सकता है, क्योंकि शोगन बार बार में भौंक भौंक के उसे आगे तक लेके जा रहा था। जिसके बाद में सीनिया वापस से डोइना, इरीना और रेड के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। इरीना आप सबको बताती है कि कैसे इसकी मॉम की जो मरने वाली जलने वाली वीडियो थी वो बहुत ज्यादा वायरल हो गई है। ये सिर्फ और सिर्फ इसकी फैमिली के ऊपर नहीं बल्कि पूरी की पूरी कम्युनिटी के ऊपर बात आ गई है कि एकदम से इंसान खड़ा खड़ा कैसे जल सकता है। अगर इस चीज की रिपोर्टिंग हुई और अगर किसी को ढूंढा जाएगा तो हमारी मॉम बहुत जल्दी पकड़ी जाएगी और हम सबके सब फंस जाएंगे। इतनी देर के अंदर डोइना से पूछा जाता है आखिर बात क्या है, तो डोइना बात को छुपा देती है क्योंकि उसका हाथ कटा हुआ था, वो नहीं बता सकती थी कि उसने अपनी माँ को खून पिलाया। तो कह देती है कि लेडिस्ले का मैसेज आया है कि मॉम ठीक है या नहीं है। तो इतनी देर में इरीना और रेड दोनों भड़क जाते। लेडिस्ले ही ऐसा इंसान है जिसके चक्कर में हम लोग इतने फंसे, आखिर तुम उससे क्यों बात करती हो। तो डोइना कहती है कि उसने हमारी जान बचाई, अगर वो नहीं होता तो हम दोनों वहीं के वहीं अटके रह जाते, उसने हमें भगाने की कोशिश करी। तो इरीना और रेड कहते हैं कि अगर तुम्हें इतना ही लगता है कि वो तुम्हारे साइड है तो बुलाओ उसे, वो तुम्हें पसंद करता है ना, तुम भी उसे पसंद करती हो ना, तो देखते हैं कि आखिर वो तुम्हारा कितना सगा है, मिलने के लिए बुलाओ उसे। अब यहाँ पे हम नसैर को देखते हैं जो कि ढूंढता ढूंढता इस बंद से बिल्डिंग के अंदर, अबेंडेंड से बिल्डिंग के अंदर सीधा डोइना के घर के ऑलमोस्ट नीचे तक पहुंच गया था और उसे ऊपर डोइना बात करती हुई दिख गई थी। अब यहाँ पे डोइना इस वक्त लेडिस्ले से ही बात कर रही थी और उसे मिलने के लिए बुलाती है। इस वक्त बस नसैर को यही लग रहा था कि शायद डोइना उसे डिच कर रही है, उसे धोखा दे रही है, लेकिन नसैर के तब होश उड़ जाते हैं जब डोइना वहाँ पे खड़ा हुआ एक कबूतर था, उड़ रहा था और डोइना उसे पकड़ लेती है और उसका खून पी जाती है। नसैर ने तो सारी बात नहीं सुनी थी कि आखिर डोइना किससे बात कर रही है, क्या बात कर रही है, लेकिन उसका पूरा पूरा फोकस यही था कि उसने कबूतर को मार के खा लिया, उसका खून पी लिया, तो आखिर इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है। नसैर की फट जाती है, वो भागता है वो वहाँ से सीधा। जिसके बाद में सीन यहाँ आंद्रे और एलिस के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। ये आपस में बातचीत करने लगते हैं कि आखिर इनका भाई ऐसे कैसे कर सकता है, रेड आखिर ऐसा क्यों कर सकता है, इसके बाप को मरने के पीछे या फिर गायब होने के पीछे रेड का इतना बड़ा हाथ कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे एलिस कहती है कि जब आपका खुद का पर्सन ही ऐसा कुछ करे तो आपको पता नहीं होता है, क्योंकि आप उसके ऊपर सबसे ज्यादा विश्वास करते हो। अब तक आंद्रे को खुद के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो कुछ भी नहीं कर पाया, वो बहुत ही गलत लड़का है, गलत बेटा है, किसी की मदद नहीं कर पाया। लेकिन ये दोनों आपस में बातचीत करते करते थोड़े से क्लोज आ गए थे, काफी टाइम से एक साथ ही थे, तो थोड़े से इंटीमेट हो जाते हैं। जिसके बाद में सीनिया डोइना के ऊपर शिफ्ट होता है। उसने लेडिस्ले को बुलाया था, लेकिन यहाँ पे इन दोनों को समझ में आ गया था, यानी कि दोनों बहनों को, डोइना और इरीना को, कि लेडिस्ले को पता चल गया कि हमने उसके लिए ट्रैप लगाया था, वो यहाँ से भाग गया
किया है और कहीं ना कहीं तो इधर उधर है और किसी और को नुकसान पहुंचाएगा। तभी डायना को पता चलता है कि लेडिस्ले उसकी फ्रेंड की पार्टी के अंदर चला गया है जहाँ पे उसके कई सारे फ्रेंड है, इंसान है और वो उन सबको बाइट करेगा, सबका खून पिएगा। तो ये दोनों फटाफट से भागते लेडिस्ले को पकड़ने के लिए। जिसके बाद में हम एलिस को देखते हैं जो कि इस वक्त मार्था को देखने के लिए आई थी, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि मार्था तो काफी ज्यादा ठीक हो गई है। मार्था के सर में बाल आ गए हैं क्योंकि उसके ऑब्वियस बात है सब कुछ बाल वगैरह जल गए थे। वो उसकी स्किन देखती है जो कि हील होने लग गई थी और कहीं ना कहीं ऐसा था कि मार्था होश में आने वाली थी। तो एलिस को विश्वास ही नहीं होता कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या था। उसे कुछ भी नहीं पता कि आखिर मार्था को होश कैसे आया। पूरी ब्लड भरा हुआ था लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हुआ ही होगा जैसे वो जिंदा है। तो एलिस को लगता है कि ये मिरेकल से बड़ी चीज और कोई नहीं है, यानी कि इंसान 99% जल जाए और फिर भी जिंदा बच जाए, कैसे पॉसिबल है। तो फटाफट से मार्था का ब्लड सैंपल, स्किन, डीएनए सब कुछ लेके यहाँ से भागने वाली थी। लेकिन उसी वक्त उसे रेड पकड़ लेता है और कहता है कि आखिर तुम कहाँ पे भाग रही हो। रेड असल के अंदर ये पूरी की पूरी जगह वगह छोड़ के सब चली जाती शायद खुद की जान बचाने के लिए, लेकिन रेड कहता है कि मैंने तुमसे डील करी थी, अगर मेरी माँ जिंदा नहीं हुई तो तुम भी जिंदा नहीं बचोगी, तो मेरी माँ को जिंदा करो और उसके बाद तुम जा सकती हो, मैंने तुमसे डील करी है। जिसके बाद में रेड अपने साथ में एलिस को ले जाता है। इसी के साथ में यहाँ सीन डायना और इरीना के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। ये दोनों पार्टी के अंदर पहुंचती है जहाँ पे पहले से इन्हें नसैर मिलता है। अब नसैर को डायना से बात करनी ही थी। अब यहाँ पे डायना को एक तरफ तो ये पता चल रहा था कि लेडिस्ले किसी न किसी की जान ले लेगा, किसी न किसी लड़की को काट जाएगा, तो उसके दिमाग में वही 50 चीजें चल रही थी। वहीं पे नसैर अब डायना से सब कुछ क्लियर करना चाहता है कि भाई तू क्या चीज है, मैं चीजें कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ, तूने 2 बार मेरा खून पीने की कोशिश करी और आज मैंने तुझे देखा था अपनी आंखों से कि तूने एक कबूतर को मार के उसका खून पीने की कोशिश करी, क्या तू मुझे प्लीज बता सकती है कि आखिर चल क्या रहा है। लेकिन डायना इस वक्त नसैर की बिल्कुल बात नहीं सुनती है और उसे ऊपर दिख गया था कि लेडिस्ले ऊपर है, तो वो नसैर को बिना बात करे वहां से चली जाती है। नसैर बहुत ज्यादा भड़क जाता है, इधर उधर सामान को तोड़ने लग जाता है। सही टाइम पे डायना ऊपर पहुंच जाती है और एक लड़की जो कि लेडिस्ले के साथ में लगी हुई थी उसे हटाने की कोशिश करती है क्योंकि लेडिस्ले ऑलमोस्ट उसे बाइट करने ही वाला था, लेकिन इस लड़की की जान बचा के डायना उसे भेज देती है। अब इनके आपस में बीच में झगड़ा हो जाता है। डायना चिल्लाने लगती है कि तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या, तू इन लोगों को क्यों मार रहा है। तो लेडिस्ले कहता है कि तूने भी तो मुझे फंसाने की कोशिश करी ना, तू थोड़ी ना बची हुई है, अब देख तेरे साथ में क्या होगा। यहाँ पे लेडिस्ले ऑलमोस्ट डायना को शायद मार देता है या किस करने वाला था, जो भी था उसके ऊपर ही था, लेकिन सही टाइम पे इरीना आके उसके गले पे चाकू रख लेती है और सर पे एक जोरदार पंच करती है जिससे कि वो बेहोश हो जाता है। अब ये दोनों ही लेडिस्ले को उठा के अपने साथ ले जाते हैं पकड़ने के लिए। और यहाँ पे वही लड़की जो कि इधर उधर घूम रही थी वो नसैर का जैकेट पहन के बैठ जाती है। इस बात से डायना को बड़ी इनसिक्योरिटी होती है कि ये लड़की आखिर नसैर के पास में क्यों गई है। खैर नसैर से उसको बात करनी चाहिए थी बट नसैर से उसने कभी बात करी ही नहीं। जिसके बाद में सीन यहाँ सीधा रेड के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। वो अपनी माँ से ही बातें चीतें कर रहा था बस कि उसकी माँ बस उठ जाए, प्रे कर रहा था कि बस उसकी माँ उठ जाए और यहाँ पे मिरेकल हो ही जाता है। मार्था जो थी वो फाइनली होश के अंदर आ गई थी, बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी लेकिन फिर भी उठ गई। जैसे रेड देखता है कि उसकी माँ जिंदा है तो वो बस भगवान को थैंक यू बोलता है कि ये भगवान मेरी माँ जिंदा है, थैंक यू सो मच भगवान कि वो उठ गई और उसे उठा के सीधा अपने साथ में ले जाता है। जिसके बाद में हम डायना और इरीना को ही देखते हैं जो कि लेडिस्ले का मुंह वगैरह बंद करके उसे एक अबेंडेंट सी जगह पे बंद कर देती है और यहाँ पे लेडिस्ले चिल्लाते रह जाता है डायना प्लीज मुझे खोल, प्लीज खोल, लेकिन डायना बात नहीं मानती और उसे बंद करके छोड़ देती है कि जब तक इनकी माँ शांत नहीं हो जाती है यानी कि सीलिया, तब तक यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा क्योंकि सीलिया बार बार में किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश पक्का करेगी। अब यहाँ पे हर तरफ आंद्रे जो था एलिस को ढूंढ रहा था, उसे वो कहीं पे भी नहीं मिल रही थी, तो भड़कता हुआ आता है रेड के पास में और कहता है कि बता आखिर एलिस कहाँ पर है। लेकिन यहाँ पे रेड तो बहुत ज्यादा नाच रहा था क्योंकि वो दिखाता है आंद्रे को कि उनकी माँ होश में आ गई है, वो जिंदा है और बिल्कुल ठीक है। जब आंद्रे भी देखता है कि उसकी माँ ठीक है तो वो सीधा उसके पास में आ जाता है, उसे हक वगैरह करने लगता है, लेकिन वापस ही पूछने लगता है कि आखिर एलिस कहाँ पर है। इतनी देर में डायना और इरीना भी आ जाते हैं, वो भी देखते हैं कि इनकी माँ जिंदा और इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब यहाँ पे मार्था सबको गले वगैरह लगाती है और उसके बाद में डायना के कान में कहती है कि तुमने मुझे बचाया है, थैंक यू सो मच मेरी बच्ची, अगर मैं आज जिंदा हूँ तो तुम्हारे चक्कर में हूँ। तो यहाँ पे सब कहते हैं कि क्या डायना ने कुछ करा है, आखिर क्या करा है उसने, यानी कि अभी तक किसी को नहीं पता था कि डायना की ब्लड से इसकी माँ जिंदा हुई है, कि भाई उसका खून इतना ज्यादा मैजिकल है। सेम टाइम पे आंद्रे का भी दिमाग खराब हो रहा था कि आखिर एलिस कहाँ पे गई है। और आखिर में हमें एक सीन दिखाया जाता है कि कमरे के अंदर, रेड का कमरा था ये और इस कमरे के अंदर किसी को चैन से बांध रखा था। अब गाइस ये कौन है, बहुत ही मिस्टीरियस इंसान है जिसके बारे में हमें इस सीजन के लास्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से आखिरी एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा। वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइस अभी जो सीरीज चल रही है वो एक वैम्पायर की सीरीज है, काफी ज्यादा अंडररेटेड है, ज्यादा लोगों को पता नहीं है, लेकिन अगर आप इसे एक बार देखेंगे तो आप खुद इसके फैन हो जाएंगे इफ अगर आप वैम्पायर लवर्स हैं तो, क्योंकि इस पूरी सीरीज के अंदर कई सारे सस्पेंस है, कई सारी ऐसी यूनिक चीजें हैं जो कि अभी तक वैम्पायर सीरीज के अंदर नहीं दिखाई गई है और भी कई सारी चीजें हैं। तो अगर अब तक भी आपने इस पूरी सीरीज को चेकआउट नहीं किया है गाइस तो आप पूरी सीरीज को चेकआउट कर लीजिएगा। टोटल 6 ही एपिसोड है जो कि इसका आखिरी एपिसोड आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसका अभी तक सिर्फ और सिर्फ सीजन 1 ही आया है, बहुत ही क्लिफ एंगर पे आके खत्म हुआ है। सीजन 2 की जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी। तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 6, जहाँ पे हम स्टार्टिंग के अंदर डायना को देखते हैं जो कि लेडिस्ले को कुछ न कुछ देने के लिए आई थी, ब्लड वगैरह देने के लिए आई थी, क्योंकि वो लेडिस्ले के लिए इतनी भी ज्यादा क्रूअल
अप्रूवल नहीं थी कि उसे बिल्कुल ऐसे भूखा ही मार दे, तो वो लेडिस्ले का हाथ वगैरह खोल के उसे ब्लड देती है और इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा बहस हो जाती है। कहीं ना कहीं अब डॉयना को लेडिस्ले के लिए बहुत ज्यादा भड़का दिया गया था। वहीं पे लेडिस्ले भी कह रहा था कि हमें भी पता है अच्छी तरीके से कि तुमने ही मारा है जो हमारी जो सबसे सीनियर है बेलेन को, तो अब आखिर तुम कैसे बच पाओगी? वैसे भी तुम्हारी माँ मार्था ने तो मारा नहीं है, जब तुम लोग आओगे तो तुम किसी को जलाओगे, वो लोग आएंगे फिर वो किसी को जलाएंगे, बार बार में लोग एक दूसरे को मारते रहेंगे, तुम बताओ आखिर तुम किसकी साइड पे हो? डॉयना इन सब चीजों को बिल्कुल भी नहीं सुनती और कहीं ना कहीं वो लेडिस्ले के खिलाफ ही थी कि तुम बहुत ही बेकार इंसान हो, तुम गलत हो, तुम बिल्कुल अपनी माँ के जैसे हो और तुमने भी इंसानों का ही खून पीना चाहा तो तुम आखिर रुक नहीं रहे हो और मैं तुम्हारी जैसे कभी भी नहीं बनूंगी। लेडिस्ले कुछ कर पाता लेकिन डॉयना उसे बता देती है कि बाहर उसका भाई खड़ा है रेड, जो कि उसे जान से मार देगा अगर उसने कुछ भी गड़बड़ करी तो लेडिस्ले कुछ करता ही नहीं है। लेकिन साथ ही में वो डॉयना को ये भी इन्फॉर्म कर देता है कि जो सीनियर है यानी कि बेलेन है वो अभी तक मरी नहीं है, वो जिंदा है, तो आगे जाके कुछ भी हो सकता है, तो तुम्हें मेरे साथ में मिल जाना चाहिए। लेकिन उल्टा डॉयना उसे मारपीट के यहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद में हम यहाँ आंद्रे को देखते हैं जो कि कंटिन्यूअसली एलिस को ढूंढने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था। वो एक कमरे के बाहर खड़ा था जो कि बेसमेंट था, लेकिन तभी यहाँ पे इरीना आ जाती है और कहती है कि विश्वास करो कि किसी ने भी एलिस को कुछ भी नहीं किया है, वो खुद ही यहाँ से चली गई है। तो आंद्रे कहता है कि मैंने हर जगह देखा है, मैंने उसका हॉस्पिटल देखा है, मैंने उसका घर देखा है, वो कहीं पर भी नहीं है, नहीं उसका फोन रीच आउट हो रहा है, मुझे पक्का लगता है कि रेड इसके अंदर मिला हुआ है। इरीना कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? चाहे तुम्हारा भाई कैसा भी हो लेकिन वो एलिस को गायब नहीं करेगा, मेरी बात मानने की कोशिश करो। आंद्रे कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि हमारा बाप जब गायब हो गया था, मर गया था, तो इन सबके पीछे रेड का हाथ था, उसी ने ही एलिस को बहुत परेशान किया था, बहुत ज्यादा मॉलेस्ट करा था। तो यहाँ पे इरीना अभी भी इन बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं थी, यानी कि अपने भाई के खिलाफ नहीं सुनती है और आखिर के अंदर वो बेसमेंट का दरवाजा खोल देती है जहाँ पे उसका बाप का कमरा हुआ करता था। आंद्रे अंदर जाता है, काफी सारी चीजों को देखता है लेकिन उसे अंदर कुछ भी नहीं मिलता, तो इरीना उसे वापस चलने के लिए कहती है। तो आंद्रे को एकदम से याद आता है कि इस कमरे के अंदर और भी काफी सारे सामान थे, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह रखे हुए थे जो कि हमारे फादर प्ले किया करते थे, म्यूजिक की काफी सारी चीजें थी। तो इरीना कहती है कि 15 साल हो चुके हैं, यहाँ पर कोई भी चीजें नहीं है, तब से ये कमरा ऐसा का ऐसा ही पड़ा है, था तो सिर्फ और सिर्फ एक पियानो ही है। लेकिन अभी भी आंद्रे को कुछ तो डाउट लग ही रहा था कि कोई चीज है जो कि उसे छुपाई जा रही है। जिसके बाद में सीनियर मार्था के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, वो अपना बैग पैक कर रही थी, तब यहाँ पे इरीना आती है। तो वो इरीना को भी इन्फॉर्म करती है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि कम्युनिटी के लोग आएंगे, हमें ढूंढेंगे, हमें मार देंगे, तो इससे अच्छा है कि हम यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन इरीना कहती है कि आखिर हम लोग ऐसा कब तक करते रहेंगे, हमें उनसे लड़ना पड़ेगा, झगड़ा करना पड़ेगा, हम कुछ तो करेंगे, हम आखिर अपनी जगह को छोड़ के क्यों भागेंगे। इतनी देर में यहाँ पे डॉयना भी आ जाती है, रेड भी आ जाता है, सब आपस के अंदर यही बात करते हैं कि ये लोग फाइट बैक करेंगे क्योंकि डॉयना बताती है कि अभी तक भी जो एल्डर है वो मरी नहीं है, बेलेन अभी तक जिंदा है और जैसे कि डॉयना ने अपनी माँ को अपने खून से क्योर किया है तो वो एल्डरली को भी क्योर कर पाएगी और जितने भी झगड़े वगैरह हैं सबको बिल्कुल एकदम खत्म कर देगी। तो सब इस चीज के लिए राजी हो जाते हैं कि डॉयना जाएगी वहाँ पे कम्युनिटी के बीच में और एल्डरली को जिंदा करेगी। जिसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं डॉयना अपने गाने वगैरह सुन रही थी, तभी मार्था उसके पास आके बैठ जाती है। ये माँ बेटी दोनों आपस में बातचीत करने लगती है कि उनके इनके फादर के साथ में कैसे रिलेशन थे, अच्छे थे नहीं थे। यहाँ पे मार्था बताती है कि वो उसके फादर से मिली, किसी अपॉइंटमेंट के थ्रू मिली थी क्योंकि वो एक डॉक्टर थे और वो उसे एक ही नजर में प्यार कर बैठी। तो यहाँ पे डॉयना कहती है कि आपने उनके ऊपर जंप नहीं किया, आपने उनको काटा नहीं, बाइट नहीं किया। तब मार्था कहती है कि वो मेरा प्यार था, इस चक्कर में मैंने कंट्रोल करने की कोशिश करी, मैंने कभी भी उसे बाइट नहीं करा बल्कि मैंने बहुत ज्यादा कंट्रोल करा। टाइम के साथ में ये चीजें आ जाती है और अपने आप इंसान सीख लेता है। डॉयना भी इन चीजों को समझ रही थी और उसे पता था कि आखिर वो ये चीजें किसके साथ में शेयर करने वाली है। जिसके बाद में सीन या रेड के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। अब यहाँ पे गाइस एक बहुत ही मिस्टीरियस कमरा दिखाया जाता है जो कि रेड का अब तक नहीं दिखाया गया था। कमरे के अंदर कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए थे और साथ ही में पीछे किसी को बांध रखा था। अब गाइस ये कौन है ये हमें एपिसोड के लास्ट में पता चलेगा, लेकिन जो भी है किसी को बहुत बुरी तरीके से रखा गया था, पूरा कमरे को कवर करके और इस आदमी को बहुत बुरी हालत के अंदर रखा गया था। और यहाँ पे रेड किसी तरीके की कैलकुलेशन करता है, अपने दिमाग के अंदर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करता है और उसके बाद में म्यूजिक को बहुत तेज वॉल्यूम पे छोड़ के यहाँ से निकल जाता है। यानी कि वो जो भी है यहाँ पे जिसको भी उसे हर्ट तो कर रहा है या फिर कह सकते हैं किसी से बचा रहा है या फिर लोगों को बचा रहा है, तो उसने उस इंसान को बांध के रखा है। जिसके बाद में सीन यहाँ डॉयना के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे उसका फ्रेंड मोजी भी था और इसी के साथ में नसैर भी था। नसैर अब सारी चीजों से बहुत परेशान हो गया था, वो डॉयना से इवन बात भी नहीं करना चाहता। मोजी बड़ी कोशिश करके फाइनली इन दोनों को बात करवा देता है। आखिर के अंदर डॉयना सारी चीजें इन्फॉर्म कर देती है कि ये सब कुछ म्यूटेशन से हुआ है। आज से 500 साल पहले कोई चीज हुई थी जिसके चक्कर के अंदर काफी सारे लोग मर गए थे। एक ऐसी डिजीज आई थी जिससे कि लोग सर्वाइव नहीं कर पाए, कुछ लोग जो सर्वाइव कर पाए वो पूरी तरीके से म्यूटेट हो गए। तो यहाँ पे नसैर पूछता है किस तरीके से म्यूटेट हो गए, तुम लोग कौन हो, क्या करना चाहते हो। तब यहाँ पे डॉयना बताती है कि हम लोग खाना पीना नहीं खा सकते, हम खाना डाइजेस्ट नहीं कर सकते, हम धूप में नहीं जा सकते, हमें रात के अंदर ही निकलना पड़ता है, हम सिर्फ ब्लड पीते हैं। तब जाके कहीं ना कहीं चीजें क्लियर होती है कि ये लोग वेम्पायर बन गए हैं। और अब यहाँ पे डॉयना के साथ जो जो लोग रहते हैं वो ही फ्यू मेंबर्स बचे हैं जो कि उस बीमारी से बच गए थे, वो सब म्यूटेट हो गए थे, वेम्पायर्स में बदल गए थे और अब सब एक कम्युनिटी बना के रहते हैं। इसी चक्कर के अंदर डॉयना भी उन्हीं में से एक है, लेकिन थोड़ी सी हाइब्रिड है, थोड़ी सी स्पेशल है। इस चक्कर के अंदर वो रोशनी में आ जा सकती है। अब जब नसैर को सारी चीजें पता चल ही गई थी, फाइनली डॉयना ने भी खुद के ब्लड क्रेविंग के ऊपर कंट्रोल कर लिया था, तो वो नसैर की क्लोज आती है,
उसे किस करती है, लेकिन इस बार वो उसे बाइट नहीं करती है। अब यहाँ पे नसैर कहता है कि हमें चीजों को ठीक करना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे डॉयना कहती है कि कुछ दिन की बात है, मैं चीजें सॉर्ट आउट कर लूँ, उसके बाद में हम बिल्कुल साथ में रहेंगे। जिसके बाद में सीन यहाँ कम्युनिटी के अंदर ही शिफ्ट हो जाता है। काफी सारे लोग एक साथ इकट्ठे होकर बैठे थे, क्योंकि जैसे जैसे न्यूज स्प्रेड होती जा रही थी वैसे वैसे वैम्पायर्स कम्युनिटी के बारे में भी चीजें बाहर निकलती जा रही थी। सीलिया सबको भड़का रही थी कि इन्हें कभी भी मार्था की फैमिली को यहाँ पे बुलाना ही नहीं चाहिए था। सारे लोग भड़के हुए थे कि आखिर मार्था ने यहाँ पे आके सब कुछ गड़बड़ी करी है, कभी भी उसे यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था। खैर अभी भी एल्डरली जो है वो जिंदा है और उसे कुछ भी करके क्योर करना है। सीलिया कहीं ना कहीं इन सब की लीड करना चाहती थी, इन सब के अंदर लीडर बनना चाहती थी। वो कहती है कि मैं तुम सब लोगों को प्रोटेक्ट करूंगी, लेकिन इतनी ही देर में चीजें बदल जाती है। यहाँ पे इरीना पहुंच जाती है डॉयना के साथ में। डॉयना आके यहाँ पे सबको इन्फॉर्म करती है कि चीजें सब कुछ सीलिया ने खराब करी है। डॉयना ने ही एल्डरली को मारा था, मार्था ने नहीं मारा था। वो भी इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं एल्डरली उसके साथ में कुछ गलत करना चाहती थी। उसने सेल्फ डिफेंस के अंदर ऐसा किया था, लेकिन वो एल्डरली को क्योर कर सकती है, अपनी गलती को ठीक कर सकती है। तो सब पूछते हैं कैसे करेगी, तब डॉयना यहाँ पे कहती है कि उसने अपनी माँ मार्था को ठीक करा है, क्योंकि वो एक हाइब्रिड है, उसका ब्लड काफी ज्यादा स्पेशल है, वो किसी को भी ठीक कर सकती है। और इतनी ही देर के अंदर अब मार्था भी यहाँ पे आ जाती है, जो कि सारे लोगों को इन्फॉर्म करती है कि अगर हमने कोई चीजें खराब करी तो हम उसे ठीक भी कर देंगे। ये सीलिया ही है जो कि सारी चीजों को खराब करने की कोशिश कर रही है, हम लोगों से चीजें छुपा रही है। तो अब यहाँ पे कहीं ना कहीं लोग कंफ्यूज हो जाने लगते हैं कि आखिर ये लोग मार्था की बात माने या फिर सीलिया की बात माने। तो यहाँ पे सीलिया सबसे पहले तो डॉयना को भेज देती है कि जाओ जाके तुम एल्डरली को ठीक करो, उसके बाद ही सारे डिसीजन होंगे, जो भी होंगे वो हमारी एल्डरली लेंगे। यहाँ पे डॉयना जाने लगती है, लेकिन बाकी सारे लोग मिलके मार्था और इरीना दोनों को ही पकड़ लेते हैं। ये दोनों खूब चिल्लाते हैं कि डॉयना को मत भेजो मत भेजो, लेकिन इतनी देर में तो डॉयना को भेज दिया जाता है और अब इन दोनों के ऊपर काफी ज्यादा टॉर्चर होने लगता है। या दूसरी तरफ हम आंद्रे को देखते हैं, जो कि अपने घर के अंदर ही काफी सारे कमरों को ढूंढ रहा था। तब उसे एक अपार्टमेंट ऐसा मिलता है जो कि पूरी तरीके से बंद था। उस अपार्टमेंट के अंदर काफी सारी खून की बोतलें वगैरह रखी हुई थी और साथ ही में एक सिक्योरिटी चेक भी था। अब जैसे ही आंद्रे उस लाइन को क्लियर करता है तो ये मैसेज हैंड टू हैंड पहुंच जाता है रेड के पास में। रेड इस वक्त बाहर था, उसके पास मैसेज आ जाता है सिक्योरिटी को तोड़ने का, तो वो भी अपनी जगह से निकल जाता है। इसी के साथ हम एक आदमी को देखते हैं जिसे कोई मदद के लिए बुला रहा था। असल के अंदर ये लेडिस्ले था, जिसने एक आदमी को मार के उसका खून वून पी लिया और इस जगह से निकल गया, एस्केप कर गया और अपने घर की तरफ निकल जाता है। जिसके बाद सीन वापस से आंद्रे के ऊपर शिफ्ट होता है। वो इसी कमरे के अंदर ऑलमोस्ट पहुंच चुका था। कमरा बहुत ज्यादा अंधेरे के अंदर था, उसे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट दिखाई देते हैं, बहुत तेज म्यूजिक था। उस म्यूजिक को बंद करता है, कंट्रोल करता है और फाइनली उसे दिखाई देता है इस कमरे के अंदर उसके फादर हैं, जिसे रेड ने बांध के रखा है। अब गाइस क्यों बांध के रखा है, ये बहुत ही बड़ा वाला सस्पेंस होने वाला है। यहाँ एल्डरली को देखते हैं, सीलिया उसके पास आती है उसे बताने के लिए कि आपके पास में डॉयना मिलने के लिए आई है, उसने अपनी माँ को ठीक करा है, तो वो अब आपको भी ठीक करना चाहती है। तो यहाँ पे डॉयना आ जाती है। ये एल्डरली कहती है कि अगर ये बात सच है तो तुम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाओगी, उसके बाद मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास रखूंगी। तुम बस हर वक्त मुझे खिलाती रहना, पिलाती रहना, ताकि मैं लाइफ टाइम जिंदा रहूं और उसके बाद में एक दिन तुम सफल हो जाओगी, तुम सक्सीड कर जाओगी, क्योंकि तुम्हें बिल्कुल मेरे जैसा रखा जाएगा, क्योंकि अगली जो वारिस होगी वो तुम बनोगी और तुम बिल्कुल मेरे जैसी रहोगी। तुम्हारे अंदर मेरा खून रहेगा, मेरे अंदर तुम्हारा रहेगा, हम हर वक्त साथ रहेंगे। अब ये बात जैसे सीलिया को पता चलती है कि अगर ये बुढ़ी नहीं मरी तो उसका कभी नंबर आएगा ही नहीं सीनियर बनने का, वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस कभी ला ही नहीं पाएगी। क्योंकि अगर एक बार इस बुढ़ी ने यानी कि एल्डर ने डॉयना का ब्लड पी लिया तो वो पूरी तरीके से क्योर हो जाएगी, बिल्कुल जवान हो जाएगी, एकदम ठीक हो जाएगी। और एल्डरली तो मतलब डॉयना की हर तरह के गुनाह को भी माफ करने के लिए तैयार थी कि उसने उसके ऊपर अटैक किया था। इस बात से इस बुढ़ी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि वो बस डॉयना का खून पीना चाहती थी और बिल्कुल ठीक होना चाहती थी। लेकिन सीलिया ऐसा चाहती ही नहीं थी, तो इसी चक्कर के अंदर वो अपने इस बंदे को कह के एल्डरली को मरवा देती है और डॉयना को पकड़वा लेती है। अब यहाँ एक तरफ तो ये बुढ़ी मर रही थी, वहीं पे दूसरी तरफ ये जो लड़का था वो डॉयना का ही खून पी जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है सबको पता चल गया था कि डॉयना स्पेशल है। तो ये आदमी जैसे जैसे खून पीने लगता है तो तभी यहाँ पे सीलिया भी पहुंच जाती है और वो भी डॉयना को बाइट कर जाती है और बहुत भयंकर वाला उसका खून पी जाती है। बेचारी डॉयना एकदम बेहोश हो जाती है, उसका इतना ज्यादा खून निकल चुका था। जिसके बाद में सीनिया बाकी लोगों के ऊपर शिफ्ट होता है। अब यहाँ पे मार्था सबको समझाने लगती है कि सीलिया ही है जो कि हमेशा से चीजों को छुपाने की कोशिश कर रही थी। मैं ऐसी इंसान हूँ जो कि तुम लोगों को क्योर करना चाहती हूँ, मैं ये सारी चीजें यानी कि डीएनए वगैरह अपनी बेटी के लिए लेके जाना चाहती थी। क्या तुम लोगों को नॉर्मल नहीं बनना, जैसे मेरी बेटी है, जैसे वो सन के अंदर जा सकती है, क्या तुम लोगों को बाहर नहीं जाना, तुम लोगों को नई लाइफ नहीं चाहिए क्या? सच में ऐसा डीएनए से पॉसिबल है, डीएनए रिसर्च चल रहा है, डीएनए का म्यूटेशन चल रहा है। अगर हम सबको भी वो क्योर मिल जाएगा तो हम लोग भी नॉर्मल लाइफ जिएंगे। मैं भी चाहती हूँ नॉर्मल लाइफ जीना। लेकिन यहाँ पे जो सीलिया का हस्बैंड था वो कहीं ना कहीं सबको मना कर देता है कि ये पागल औरत है, ये बिल्कुल झूठ बोल रही है, ऐसा नहीं हो सकता। तो मार्था कहती है सबको कि ये इंसान खुद की पावर्स ना खो दे, इस चक्कर के अंदर ये ऐसा कर रहा है। आखिर हम लोगों को ऐसा बनना ही क्यों है, हम लोग भी तो नॉर्मल इंसानों की जैसे रह सकते हैं। कहीं ना कहीं अगर सीलिया को पता चला कि डॉयना एल्डरली को जिंदा कर सकती है तो सोचो डॉयना का ब्लड कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और सीलिया क्या उसे जिंदा छोड़ेगी, वो उसे भी मार देगी, क्योंकि उसे ही सबसे ज्यादा बड़ा हेड बनना है जितने के अंदर। तो अब सब लोग समझ जाते हैं कि भाई सीलिया गड़बड़ कर रही है, तो सबके सब सीलिया को पकड़ने के लिए चले जाते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ हम आंद्रे को देखते हैं जो कि अपने बाप को देख के बहुत ज्यादा खुश था, उसे बातें वगैरह कर रहा था, साथ ही में उसकी चेन
चेन भी तोड़ रहा था, लेकिन इतनी ही देर के अंदर फाइनली रेड यहाँ पे पहुंच जाता है और रेड अपने बाप को पहले तो बहुत बुरी तरीके से मारता है। वो मतलब एक एक पंच के अंदर गिर रहा था, उसके बाप में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो उठ के कुछ कर भी पाए। लेकिन जैसे ही यहाँ पे आंद्रे आता है तो इन दोनों भाइयों के बीच में गंदा वाला झगड़ा हो जाता है। अब आंद्रे यहाँ पे बोलना शुरू करता है कि तेरा दिमाग खराब है, आखिर तूने कितनी बड़ी गलती करी, तुझे यहाँ पे कभी आना ही नहीं चाहिए था, मैंने हमारे बाप को यूं ही नहीं बंदी बना रखा है, इसने बहुत सारी चीजें करी है जिनके बारे में तुझे पता ही नहीं है, मैं अगर तुझे बताऊंगा तो तुझे विश्वास भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे आंद्रे कोई भी चीज इस वक्त तक सुनता ही नहीं है। इन दोनों भाइयों के बीच बहुत ज्यादा झगड़ा हो जाता है। रेड कुछ बोल पाता उससे पहले आंद्रे ने अपने ही भाई की जान ले ली और रेड कुछ भी नहीं बोल पाता, यानी कि शायद वो कुछ बताता इसके बाप के बारे में कि आखिर रेड ने उसे क्यों पकड़ के रखा था। मरने से पहले उसने बस एक ही चीज बोली थी कि ये सब कुछ उसने अपनी पूरी फैमिली के बचाव के लिए किया था क्योंकि उसका बाप कोई गलत इंसान है। लेकिन रेड यहाँ पे मर जाता है और आंद्रे अपने आंखों से देख रहा था कि उसने अपने भाई को जान से मार दिया। वहीं पे दूसरी तरफ सीन सीलिया के ऊपर शिफ्ट होता है जिसने डोइना का भर भर के खून पी लिया था और अब तक लेडिस्ले भी यहाँ पे आ गया था। लेडिस्ले अपनी माँ को देखता है कि उसने किसी का तो खून पिया है, साथ ही में उसके चेहरे के स्कार्स भी हट चुके हैं। सीलिया अपने बेटे को कहती है कि तुम्हें पता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, अगर मेरा ये घाव ठीक हुआ इसका मतलब है कि हम इमॉर्टल है, अब हम तो कभी मरेंगे ही नहीं, डोइना का खून बहुत स्पेशल है, तुम भी चलो मेरे साथ में, सारी चीजें ठीक हो जाएगी। अब कहीं ना कहीं लेडिस्ले जितना भी बुरा लड़का था लेकिन वो डोइना को लेकर कभी भी गलत नहीं सोचता था। वो डोइना को अपने आंखों के सामने देखता है बेहोश पड़ी हुई, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर बहुत ज्यादा खून पी लिया था उसका। तभी सीलिया अपने बेटे को कहती है कि तुम भी इसका खून पियो, अभी की अभी पियो। तो लेडिस्ले उसे उठा के सोफे पे लेके जाता है, उसके बाद उसको थपथपाता है कि उठो डोइना उठो, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। लेकिन डोइना तो बिल्कुल फेंट हो रखी थी, बिल्कुल बेहोश थी। तब जाके लेडिस्ले अपना बिल्कुल गला उसके पास तक ले आता है और फिर कहता है कि बाइट करो, अभी की अभी बाइट करो, क्योंकि डोइना अगर खून पिएगी तभी तो वो जिंदा होगी। डोइना फाइनली लेडिस्ले को बाइट करती है, उसका खून पीती तब जाके होश के अंदर आती है। इस वक्त डोइना को अपना खून नहीं पिलाता तो शायद डोइना की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती, सब लोग उसे ऐसे ही कच्चा चबा जाते। लेकिन सही टाइम पे लेडिस्ले ने डोइना को उठाया और उठा के वहां से बाहर ले गया। इसी वक्त जितने भी कम्युनिटी के मेंबर थे वो सबके सब आ गए थे और उन्होंने देख लिया था कि एल्डरली जो है वो मारी गई है और ऐसा सब कुछ सीलिया ने किया है। अब तो बाकी सब लोगों को विश्वास हो गया था कि सीलिया एक नंबर की चोर है, उसी ने हमेशा हम लोगों का दिमाग खराब करके रखा है, कम्युनिटी के रूल्स रेगुलेशन सब कुछ उसने करे हैं। तो सब अब मिलकर उसे ढूंढने लगते हैं। आखिर के अंदर सीलिया और उसके बंदे दोनों को पकड़ लिया था। मार्था इनके सामने खड़ी थी, लेकिन सीलिया आखिर के अंदर एक चीज बहुत जोर जोर से चिल्ला के कहती है कि तुझे भी पता है कि मैंने तेरे पति को कुछ भी नहीं किया है, मेरे पास तेरा पति कभी आया ही नहीं था, नहीं मैंने उसे नुकसान पहुंचाया था, ये बात तुझे भी अच्छी तरीके से पता है, तू बोल कि तुझे मुझ पे विश्वास है क्योंकि तुझे भी पता है कि तेरे पति को मैंने कुछ नहीं करा है। अब ये बात सच में बहुत ज्यादा ट्रू लग रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे मार्था मानने के लिए तैयार नहीं थी। सीलिया उसे कहती है कि देखिए हम दोनों यहाँ पे क्वीन बन सकते हैं, एल्डरली है वो मारी गई है, हम दोनों के अकॉर्डिंग चीजें होगी, जैसा तू बोलेगी वैसा करेंगे। लेकिन मार्था अब सीलिया की कोई भी बात नहीं सुनती है और उसे वहाँ पे जला देती है, उस पूरी जगह को जला देती है। सारे लोग यहाँ से निकल जाते हैं, यानी कि जितने भी कम्युनिटी के मेंबर थे अपने अपने घर निकल जाते हैं। यहाँ पे डोइना और लेडिस्ले एक जगह बैठे थे, आराम से बात वगैरह कर रहे थे, क्योंकि लेडिस्ले अब यहाँ पे नहीं रुक सकता, उसको पता था कि उसकी माँ की गलती है, पकड़ी जाएगी, मरेगी वो, तो वो भी निकल जाएगा। और तो वो डोइना को कहता है कि अब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तुम चाहो तो यहाँ से जा सकती हो। तो डोइना कहती है कि हाँ मैं थोड़ी देर में चली जाऊंगी, थोड़ी देर तुम्हारे साथ रुक लेती हूँ। आपस में ये लोग बात वगैरह कर रहे थे। तो लेडिस्ले कहता है कि तुम्हें क्या फील हो रहा है कि तुम्हारी नसों के अंदर मेरा खून है। कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लग गए थे। डोइना की आखिर जान बचाई थी लेडिस्ले ने, तब ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। फाइनली दोनों एक दूसरे को बाइट भी नहीं करते, चाहते तो दोनों एक दूसरे को बाइट करके खून वून पी सकते थे, लेकिन नहीं, ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। जिसके बाद अगली सुबह हम नसैर को देखते हैं जो कि बस वेट ही करता रह गया कि शायद डोइना उससे मिलने के लिए आएगी, लेकिन डोइना नहीं आती है। जिसके बाद में हम सुबह हो गई थी, आंद्रे को देखते हैं। आंद्रे बेचारा यहीं पे बैठा था, अपने बाप के उठने का इंतजार कर रहा था, पूरी रात रो रहा था कि उसका भाई रेड को उसने जान से मार दिया है। लेकिन जैसे उसका बाप यहाँ पे उठता है तब यहाँ पे पूरी की पूरी कहानी ही चेंज हो जाती है। वो उठता है, सीधा रेड के पास जाता है और उसका जो खून था वो पीने लग जाता है। ये बाप है आंद्रे का, वो एक इंसान था, वो वेम्पायर नहीं था। तो सबसे पहली चीज कि वो खून क्यों पी रहा है, इसका मतलब है कि वो भी म्यूटेड है, यानी कि वो भी वेम्पायर में बदल चुका है। उसके बाद रेड के मरते उसने उसका खून पिया। अब ये चीज देख के आंद्रे की फट गई थी, बहुत भयंकर वाली फट गई थी। और यहाँ पे इनका बाप खड़ा होता है, आंद्रे की तरफ आने लगता है, उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। साफ था कि ये आदमी बहुत ही गलत था, इसी चक्कर में रेड ने इसे पकड़ के रख रखा था ताकि ये किसी और को नुकसान ना पहुंचाए, और उसने जरूर कोई ना कोई गलत काम किया था। और बेचारा आंद्रे यहीं कहीं बैठा रह जाता है। ऑब्वियसली बात है, उसकी भी लंका लगी जाएगी, उसको भी ये मार ही देगा आदमी, उसको बेटे बेटे से कोई मतलब था नहीं। इसी के साथ में गाइस ये सीजन फर्स्ट यहीं पे खत्म हो जाता है, बहुत ही बड़े क्लिफ एंगर के साथ में कि डोइना बच गई है, लेडिस्ले बच गया है, लेकिन सीलिया मर गई है। साथ में बाप जो मेन कैरेक्टर है डॉक्टर, वो जिंदा था। एलिस कहाँ गई किसी को नहीं पता। तो काफी सारे क्लिफ एंगर थे यहाँ पे, बट सीजन यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो आप सभी लोगों को गाइस ये कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली मूवी में, तब तक के लिए टाटा।